एक प्रश्न, दुनिया के जीव जंतुओं में इतनी अद्भुत करने वाली विभिन्नता क्यों है? एक उत्तर, वंशानुगत विकास। चार्ल्स डार्विन का प्रतिभा भरा सिद्धांत जो बताता है कि जीव जंतु कैसे क्रमशः विकास की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। ऐसा विचार जो किसी व्यक्ति को आए विचारों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन एक बड़ी विडंबना भी है ये जानना कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है। अब असाधारण विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। ये पर्दा उठा रहा है जीव जंतुओं के शरीर में छिपी उन प्रक्रियाओं से जो कि उनके आश्चर्यजनक बदलाव का कारण बताती हैं, जैसे कि डायनासोर पक्षी कैसे बन गए, कैसे हमारी पूर्वज एक मछली थी, एवं इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कि हम इंसान कैसे बने। अभी इस नोवा चैनल पर आप जानेंगे वो बात जो डार्विन को भी नहीं पता थी। Major funding for NOVA is provided by the following. पृथ्वी पर जीव जंतुओं के प्रकार बहुत विस्मयकारीपूर्ण विविधता से भरे हैं। – 9,000 प्रकार के पक्षी, 3,50,000 प्रकार के कीड़े मकोड़े, 28,000 प्रकार की मछलियां, 20 लाख प्रकार के पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव जंतु, और अभी गिनती पूरी नहीं हुई। और हम सिर्फ इनमें से एक हैं। लेकिन जानवर इतनी गजब की विभिन्नता में क्यों पाए जाते हैं? क्यों इतनी प्रकार की मछलियां हैं, इतने प्रकार के कीड़े मकोड़े? कैसे इतना विस्मयकारी विस्फोट इस विभिन्नता का हुआ? आज हम पर्व मना रहे हैं उस प्रतिभा का जिसने आखिर इस प्रश्न का जवाब दे ही दिया। चार्ल्स डार्विन। उनका जन्म 200 साल पहले हुआ और आज 150 साल हो गए हैं उनके द्वारा प्रकाशित उस सिद्धांत को, जो कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की समझ को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। डार्विन जानना चाहते थे कि पृथ्वी पर जीवन इतनी विभिन्नता में क्यों पाया जाता है। उनकी समझ बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने तीर निशाने पर लगाया था। डार्विन का क्रमशः विकास का सिद्धांत जो बताता है कि पृथ्वी पर जीवन में इतनी विभिन्नता क्यों है, एक ऐसा विचार है जो सभी मानवों के मन में उपजे आज तक के विचारों में सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन डार्विन ने खुद भी माना था कि उसका कार्य अधूरा था। अब भी कई प्रश्नों के जवाब नहीं पता थे, और सबसे बड़ा प्रश्न था कि कैसे अनुकूलन की प्रक्रिया चलती है। वो इस प्रक्रिया के किसी भी कल्प पुर्जे को समझ नहीं पाए। वो उन भौतिक ताकतों से अनजान थे जो जीवों की शक्ल सूरत बदल देती थी। लेकिन आज हम उत्तर दे सकते हैं उन प्रश्नों का जिनका जवाब डार्विन भी नहीं दे पाया था। आज हम उस पर्दे के पार देख सकते हैं जहां ये रहस्यमयी क्रमशः विकास की प्रक्रिया चलती है, और समझ सकते हैं कि कैसे ये इतने नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा करती है। इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को देख पाना वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम इस विविधता की वजह समझ सकते हैं। हमारी इसे समझने की समर्थता से मन में उत्तेजना घटने की बजाय और बढ़ जाती है। ये सब बड़ा जादू भरा लगता है। और यही है जादू जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का। कई सदियों में एक जीव से कई प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। एक पुरातन काल की मछली धीरे धीरे विकसित होकर सभी 4 पांवों पर चलने वाले जीवों की उत्पत्ति का कारण बनती है। इनमें हम भी शामिल हैं।
और एक जीव जो हम खुद हैं भी विकसित होता है, एक बड़ा एवं जटिल दिमाग जो किसी और में नहीं। इसी की वजह से पृथ्वी पर हमारा वर्चस्व कायम हो पाया। ये डॉक्यूमेंट्री खोज है उन उत्तरों की जो डार्विन भी कभी नहीं जान पाया। डार्विन ने प्रकृति से अपना प्रेम प्रसंग बचपन में ही शुरू कर दिया था, ठीक उसी तरह जैसे उनके आजकल के शिष्यों ने किया। उनमें शामिल हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट शॉन कैरोल। मेरी रुचि जीवों में उसी तरह बढ़ी जैसे बाकी बायोलॉजिस्ट की, यानी या तो घर के पीछे जाएं या चिड़िया घर जाएं। मुझे जब भी मौका मिलता मैं लकड़ी के लट्ठों को पलटता और कीड़े मकोड़े, मेढक एवं सांप आदि को बाहर निकालता। उनके शरीर पर बने धब्बे और उनका व्यवहार मुझे मंत्रमुग्ध कर देता था। ऐसा ही कुछ था बालक चार्ल्स डार्विन के साथ। बालक डार्विन घर के आसपास घूमता रहता, कीड़े मकोड़े इकट्ठा करना पसंद करता। दिखने में तो आम बच्चों जैसा ही था और उसे स्कूल भी पसंद नहीं था। वो इतना बेकार छात्र था कि उसके पिता, जो कि एक सफल डॉक्टर एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्हें चिंता थी कि जिंदगी में वो क्या करेगा। उसके पिता ने उसका बिस्तर एडिनबर्ग के लिए बांध दिया, जहां यूरोप का सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज था, ताकि वो डॉक्टर बन जाए। पर डार्विन का मन नहीं लगा। वो मेडिकल कॉलेज से डरा हुआ था। उसने एक बच्चे का ऑपरेशन देखा। उस समय बेहोश करके ऑपरेशन करने की दवाई नहीं होती थी। वो मेडिकल कॉलेज छोड़कर भाग गया, कभी वापस न आने की कसम के साथ। फिर उसके पिता ने उसे कैम्ब्रिज भेजा पादरी बनाने के लिए, लेकिन वो वहां भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसे जिंदगी का मकसद जरूर मिल गया, अपने बचपन के प्रकृति प्रेम को दोबारा जिंदा करके। डार्विन ने डिविनिटी डिग्री की पढ़ाई शुरू कर दी और वो एक परिपक्व छात्र बनने लगा। वो कई विषयों को गंभीरता से लेने लगा, खासकर प्रकृति के इतिहास में। उसने बहुत कुछ और सीखा और खास करके वनस्पति विज्ञान एवं भूविज्ञान में वो बहुत ठोस जमीनी वैज्ञानिक बन गया। उसकी प्रकृति प्रेमी की प्रतिष्ठा के कारण उसे एक शानदार निमंत्रण मिला। चार्ल्स को ब्रिटिश नेवी शिप HMS बीगल से निमंत्रण मिला था। उसका काम साउथ अमेरिका के आसपास समुद्र का सर्वे करना था। बीगल के कैप्टन को अच्छे पढ़े लिखे तथा साइंस की जानकारी रखने वाले आदमी की जरूरत थी, जिसके साथ वो रात को डिनर टेबल पर बातचीत कर सके। चार्ल्स वाकई में उसकी जरूरत के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। तो इस तरह चार्ल्स एक भाग्यकारी यात्रा पर निकले, जो कि क्रांति लाने वाली थी। हमारी पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव क्यों होते हैं को समझने की काबिलियत में। बीगल की यात्रा 5 साल चली। ये केप वर्डी द्वीपों से होता हुआ ब्राजील के समुद्र तट के साथ साथ चला। अर्जेंटीना में उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण खोज की। यात्रा की शुरुआत में उन्हें कई जीवों के अवशेष मिले, जो कि हैरत में डालने वाले थे। उन्होंने खोदकर कई पुराने जीवों के सर के कंकाल, जबड़ों एवं रीढ़ की हड्डी के कंकाल निकाले, जो कि निश्चित ही बहुत बड़े स्तनधारी जीवों के लग रहे थे। ऐसे जीव अभी पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। चार्ल्स ने सोचा कि क्या इन लुप्त प्राय जीवों का आज की तारीख में पाए जाने वाले जीवों से कोई संबंध है। लेकिन एक समुद्री द्वीप का पड़ाव डार्विन की यात्रा के बाकी पड़ावों से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। गलापागोस द्वीप। ये 13 जुदा जुदा द्वीपों का समूह था। ये इक्वाडोर के तट से 600 मील दूर पैसिफिक महासागर में स्थित थे। इस द्वीप समूह पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। पेंगुइन, जो भूमध्य रेखा पर रहते हैं एवं गर्म पानी में तैरते हैं, जबकि पेंगुइन सिर्फ जमा कर देने वाली साउथ पोल की बर्फ में ही अधिकतर मिलते हैं। देवकाय कछुए, जिनका भार 600 पाउंड तक था। इग्वाना, विशाल छिपकली, जो समुद्र में ही तैरती एवं गोता लगाती थी, जबकि बाकी सब जगह छिपकलियां सिर्फ जमीन पर ही बसती हैं।
शॉन कैरल ने भी गलापागोस पहली बार जाकर उन्हीं जीव जंतुओं को देखा जिन्हें देखकर डार्विन भी हैरान हो गए थे। समुद्री इग्वाना जो कि गालापागोस की पहचान बन गए हैं, ही वो जीव था जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था, और उनको उन्हीं के वातावरण में इन चट्टानों पर ठीक उसी प्रकार देखना जैसा कि डार्विन ने लिखा है, अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। ये शर्मीला सा दिखने वाला प्राणी है, गंदा सा, काला बदन, बेवकूफी एवं सुस्ती भरी चाल, इतना ही काला जितना सबसे काली चट्टान जिस पर वो रेंगते हैं। डार्विन ने इग्वाना का अपनी डायरी में काफी विस्तार पूर्वक विवरण लिखा है, लेकिन वो अब भी अपने विषय की एक छत्र जानकारी रखने वाली हैसियत से बहुत दूर था, पर उसे ये हैसियत मिलना तय था। डार्विन जो यहाँ आया था वो अब भी इतना बड़ा जानकार नहीं था जितना बड़ा आज उसे जानते हैं। वो एक 26 साल का वस्तुएं एकत्रित करने वाला ऐसा व्यक्ति था जो कोई भी चीज बिना कोई मापदंड अपनाए उठा लेता या छोड़ देता। वो कोई भी पौधा, जीव या पत्थर उठा लेता था, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसे वहाँ के दैत्यकाय कछुए भी बहुत लुभाते थे। वो डार्विन को अपने ऊपर सवार होने देते थे एवं बहुत धीरे धीरे घुमाते भी थे। मैं भी उन पर बैठ जाता था। उनके कवच की पिछली साइड में पत्थर से 2-3 बार मारने पर वो उड़ जाते थे और मुझे घुमाते थे, लेकिन मैं बार बार फिसलता था। डार्विन ने इस जानवर की बेइंतहा सुस्त चाल को नापा, एक दिन में 4 मील। लेकिन वहाँ के लोग कछुए के बारे में कुछ और भी जानते थे। वो किसी भी कछुए का सिर्फ कवच देखकर बता देते थे कि कौन से द्वीप से आया है। उनके कवच भिन्न प्रकार के होते थे, जिन्हें देखकर वो किस द्वीप से आया है पता लग जाता था। कुछ कछुओं के कवच गुंबद जैसे दिखते थे, कुछ दूसरों के कवच सर के पास फावड़े जैसे थे। कुछ थोड़े अलग रंग के थे या उनके कवच के कोने बाहर कम ज्यादा मुड़े होते थे। डार्विन लगभग उस सुराग के पास ही घूम रहा था जो जीवों की विभिन्नता का कारण था, पर अभी भी उसे एहसास नहीं था। बल्कि उसने अपना ध्यान पक्षियों को देखने में लगा दिया। वो सभी द्वीप जाने पहचाने विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरे हुए थे। तो उसने अपना बैग हर प्रकार की चिड़ियों से भर लिया। बत्तख जैसी चोंच वाली, काली चींची करने वाली। और फिर गलापागोस पर 5 हफ्ते बिताने के बाद डार्विन व बीगल पैसिफिक में दूसरे पड़ाव पर भी गए। आखिर में वो घर को चल दिए। बीगल पर उसने सभी एकत्रित चिड़ियों को भिन्न प्रकार के अनुसार छांटना शुरू कर दिया। लेकिन इस विभिन्नता का कारण इसे इंग्लैंड पहुंचने के बाद ही समझ आया। उसे एक अचंभित करने वाली बात पता लगी कि सभी विभिन्न चिड़ियां एक ही प्रकार की चिड़ी के विभिन्न रूप थे। उसने जाना कि जो अलग अलग चिड़ियां उसने गालापागोस में देखी थी, वो एक ही चिड़ी की 13 अलग प्रजातियां थी। उससे गलती इसलिए हुई कि वो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखती थी। कुछ की चौड़ी मजबूत चोंच थी तो कुछ की लंबी पतली, और ये फर्क निर्भर कर रहा था कि वो किस द्वीप पर रहती थी। क्यों अलग अलग द्वीप पर रहने वाली चिड़ियों में थोड़ा थोड़ा फर्क था, जबकि सारे द्वीप आसपास ही स्थित थे। डार्विन ने गलापागोस के कछुओं का सोचा। उनकी भिन्नता भी द्वीप द्वीप से संबंधित थी। उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अब सारे तथ्य उसके दिमाग में एक एक करके घूम रहे थे।
उसके दिमाग में जो प्रक्रिया चल रही थी उसे उसने मेंटल राइटिंग का नाम दिया। इसमें एक के बाद एक पानी की धारा के जैसे तथ्य आपस में जुड़ते हुए दिखने लगे। उसने एक के बाद एक नोट्स लिखने शुरू किए, उतनी ही तेजी के साथ जितनी तेजी से वो दिमाग में आ रहे थे, और आखिर उसे इन सब तथ्यों को एक सूत्र में पिरोने का एक तरीका समझ आ गया। डार्विन ने अब एहसास कर लिया था, कुछ तरीकों से एवं कुछ वजहों से जीव जंतुओं का आकार बदल जाता है। शुरू में कभी गालापागोस में एक ही प्रकार की चिड़िया रहती होगी, लेकिन समय बीतने के साथ एक प्रकार की चिड़िया से विभिन्न प्रकार की चिड़िया उत्पन्न हुई, अलग अलग प्रकार की चोंच वाली। कुछ ऐसा ही कछुए के साथ हुआ। एक ही प्रकार का कछुआ समय के साथ बदल गया होगा विभिन्न प्रकार के कवच वालों में, और यह निर्भर करता था कि वो किस द्वीप का रहने वाला था। इस नई उपजी समझ के कारण डार्विन ने एक खतरनाक क्षेत्र में पांव रख दिया था। उस समय मान्यता थी कि भगवान ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बनाए, और जो भगवान ने बना दिया वो दोषहीन है और कभी भी नहीं बदलता। लेकिन डार्विन ने तर्क दिया कि भगवान क्यों थोड़ी थोड़ी भिन्न चिड़ियाएं हर द्वीप के अनुसार पैदा करने की जहमत उठाएगा। लेकिन ये तो डार्विन द्वारा की गई क्रांति की एक शुरुआत भर ही था। अब उसने अपना ध्यान पुरातन काल के जीवों के कंकाल, जो उसने दक्षिण अमेरिका में इकट्ठे किए थे, पर केंद्रित कर दिया। एक कंकाल विशालकाय सुस्त जीव स्लॉथ का था। दूसरा एक बहुत बड़े कवचधारी बिल में रहने वाले आर्मडिलो का था। ये जीव अब लुप्त हो चुके थे, लेकिन छोटे स्लॉथ और आर्मडिलो अब भी साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। लेकिन इन दोनों बातों से क्या निष्कर्ष निकल सकता था? उसके दिमाग में बत्ती जली। जो उसने जमीन के नीचे से पुराने कंकाल निकाले थे, वो आज के दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जानवरों के ही पूर्वजों के थे। तो अब उसके पास और सबूत थे कि जीव जंतु बदल जाते हैं। किसी तरह से वो विशालकाय जीव छोटे जीवों में तब्दील हो गए होंगे, जो आज भी जीवित हैं। लेकिन जो डार्विन ने बाद में खोज निकाला, उसने तो जीव कैसे बदलते हैं, इस विचार को बिल्कुल ही नई अवधारणा में तब्दील कर दिया। विक्टोरियन समय में वैज्ञानिक जीवों के वयस्क आकार को समझने के लिए भ्रूणों का अध्ययन करते थे। कैसे एक कोशिकाएं जीव एक पूरे जीव की उत्पत्ति कर देता है, ये जानकारी कई दिनों से कुदरत के करिश्मे का एहसास कराती आई थी। एक भ्रूण को विकसित होते हुए देखना सच में ही एक कुदरत के महान चमत्कार जैसा लगता है। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। डार्विन ने भ्रूणों के अध्ययन से जो सीखा, उसने उसे अचंभित कर दिया। सांप के भ्रूण में आप छोटे छोटे उभार देख सकते हैं। ये हड्डी सी तो टांगों की संरचना का प्रारंभ था, लेकिन वयस्क सांप में तो कोई टांगे नहीं होती। डार्विन सोचने पर मजबूर हो गया कि सांपों के पूर्वज टांगों वाले जीव तो नहीं थे। उसने देखा व्हेल मछली, जिसके वयस्क में कोई दांत नहीं होते। उसके भ्रूण में दांतों की प्रारंभिक अवस्था थी, लेकिन वो उनके जन्म से पहले ही गायब हो जाते थे। डार्विन को इससे एक ही मतलब समझ आया कि व्हेल के पूर्वज दांत वाले थे। लेकिन आदमी के भ्रूण ने तो सबसे चौंका देने वाला सबूत दिया। माइक्रोस्कोप के नीचे भ्रूण के गले के पास कुछ छोटे छोटे कट साफ दिखते थे। ठीक वैसे ही कट मछली के भ्रूण में भी पाए जाते थे, लेकिन मछली में वो गिल बन जाते थे, जबकि इंसानों में कान के अंदर की हड्डी में तब्दील हो जाते थे। पक्का ही ये बताता था कि इंसानों की पूर्वज एक मछली ही थी। ये तो बिल्कुल हैरानियत भरा विचार था। मुझे आपके पूर्वजों का तो नहीं पता है, लेकिन मेरे पूर्वजों में पादरी भी थे। लेकिन ये विचार कि हम सब की पूर्वज शुरू में एक मछली थी, तो बिल्कुल हैरान होना मुनासिब है।
तो इस तरह डार्विन एक अचंभित करने वाले निष्कर्ष पर पहुंच गया था, जो पृथ्वी पर जीवों की महान विविधता को समझने की केंद्रीय धुरी बन गया। डार्विन के दिमाग में गजब का साहसिक विचार कौंध रहा था, जिसे उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ कहा। इस विचार का मतलब था कि अगर हम इंसानों के फैमिली ट्री में बहुत पीछे जाएं, तो हमारे पूर्वज एक मछली होंगी। अगर हम पक्षियों के फैमिली ट्री के पीछे जाएंगे, तो उनका कॉमन पूर्वज डायनासोर पाएंगे। तो इस तरह जो जीव किसी भी तरह से एक दूसरे जैसे नहीं लगते, उनकी फैमिली ट्री कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगे। कोई पूर्व वैज्ञानिक इस विचार के आसपास भी नहीं भटक पाया था जो डार्विन के पास था। ये एक नया जवाब था इस प्रश्न का कि जीवों में इतनी विभिन्नता क्यों पाई जाती है। ये बताता था कि एक जीव से शुरू होकर कई पीढ़ियों में एक प्रजाति समय बीतने पर बदल जाती थी। कुछ प्रजातियां नए अंग विकसित कर पाती हैं, तो कुछ में पाए गए अंग गायब भी हो जाते हैं। आखिरकार एक तरह की प्रजाति एक बिल्कुल ही अलग तरह की प्रजाति में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया को डार्विन ने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव की प्रक्रिया। लेकिन ये सब बातें चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी, आखिर ऐसी क्या चीज थी जो जीवों का रूप बदल देती थी। डार्विन को सुराग चाहिए थे और वो उसे मिले, लेकिन एक ऐसी जगह जहां उनके मिलने की कोई आशंका नहीं थी। कुत्तों में बड़े, छोटे, मोटे, लंबे। ब्रिटेन के लोगों में कुत्ते पालने का शौक एक जुनून की तरह था। विक्टोरियन समय में कुत्तों से प्रेम एक परिपक्व प्रेम प्रसंग सी ही आम कहानी थी। यहां तक कि रानी भी कुत्तों से पागलपन की हद तक प्यार करती थी। उस समय का प्रेम प्रसंग आज भी जारी है, खास करके वैज्ञानिकों में, जैसे कि हाइडी पार्कर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक वैज्ञानिक। कुत्तों में सबसे ज्यादा लुभाने वाली चीज उनके अनेकों विभिन्न प्रकार हैं। कुत्ते जिनका साइज सुअर जितना ही है, वहीं जिप्पी जो कि लियोन बर्जर प्रजाति का है, जिनका साइज म्यूल हिरन जितना होता है। अगर इंसानों के साइज में इतना फर्क होता तो ऐसे इंसान भी होते जो बार्बी डॉल के साइज के होते। अपने दिनों में डार्विन को पता था कि कुत्तों के प्रकार में इतनी भिन्नता कोई चांस की बात नहीं थी। एक सावधानीपूर्ण प्रक्रिया के तहत कुत्तों को पैदा करने वाले लोग एक खास तरह की खासियतों वाले कुत्तों का प्रजनन दूसरी प्रजाति वाले कुत्तों से करवाते थे, जिससे नए प्रकार के बच्चे पैदा होते थे। डार्विन को ये एक पहेली सा लगता था जब वो ब्रीडर्स को एक प्रकार के पालतू कुत्तों से कई प्रकार के कुत्तों का प्रजनन करते देखता था। वो कुत्तों की किसी एक खासियत को चुन सकते थे, जैसे कि साइज, आकार। व्हिपिड प्रजाति का कुत्ता खरगोशों को पकड़ने के लिए प्रजनित किया गया। ऐसा ग्रे हाउंड जो कि तेज दौड़ता था एवं टेरियर जो कि छोटे मोटे शिकार करता था, दोनों को मिक्स करके प्रजनित किया गया। और फिर डार्विन को आइडिया आया कि क्या ऐसे ही चुनने की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रकृति में भी बिना इंसानों के दखल के होती है? क्या प्राकृतिक सिलेक्शन जीवों की विभिन्नता की वजह से हो सकती थी? ये काफी काबिले तारीफ था। उसने कुछ ऐसी बात को उठाया जो सब जानते थे और उससे प्रकृति में भी सिलेक्शन की प्रक्रिया होने का अनुमान लगा लिया, जो कुछ ज्यादा धीमी प्रक्रिया थी और वो भी बिना इंसानों के दखल के। लेकिन जंगलों में सिलेक्शन की प्रक्रिया को कौन अंजाम देने वाला हो सकता था? इसी बात को समझने के लिए डार्विन ने प्रकृति का एक नए दृष्टिकोण से अध्ययन शुरू किया। विक्टोरियन समय का प्रकृति का दृष्टिकोण दयापूर्ण था, बकरी के बच्चे शेर के साथ घूमते दिखाने वाला। लेकिन डार्विन की बीगल पर यात्रा ने उसे एक अलग ही प्रकृति से रूबरू कराया था। डार्विन को तो प्रकृति बर्बरतापूर्ण ही दिखी। हर जीव फंसा हुआ था एक भयंकर जद्दोजहद में ताकि जीवित रह सके, लेकिन जिसका अंत आखिर मौत से ही होता था। प्रकृति में मौत पर मौत का सिलसिला दिमाग विचलित कर देने वाला बेहद खराब अनुभव है और इस बात में कोई दो राय नहीं। और कई बार ये सिर्फ कई मौतों का सिलसिला ही नहीं होता, पर बहुत ही दुखदाई मौत का मंजर दिखाने वाला होता है।
लेकिन इस क्रूर अफरा तफरी में डार्विन ने एक रूपता ढूंढ ही ली। डार्विन ने दिखाया कि प्रकृति एक युद्ध का मैदान है जहां हर चीज दूसरी चीज से कंपटीशन कर रही है, और ये क्रूर प्रक्रिया जिसे डार्विन ने प्रकृति का युद्ध कहा, वास्तविकता में एक सृजन की प्रक्रिया थी। डार्विन ने देखा कि जो जीव इस लड़ाई के बावजूद लुप्त नहीं हुए वो थे जो अपने आप को आसपास के वातावरण के अनुसार ढाल लेते थे। जैसे कई जीव बेहद ठंडे वातावरण में भी पाए जाते थे, कई और बेहद गर्म में, और कई जीव तो बिल्कुल प्रभावी रूप से किलिंग मशीन की तरह बनाई जाने वाली काबिलियतें रखते थे, और कई और जो कुशल थे शिकारियों से बचने की कला में। लेकिन कैसे ये प्रकृति को कठोर समझने वाला दृष्टिकोण गलापागोस की चिड़ियों की व्याख्या करता, जहां डार्विन ने ध्यान से देखा कि हर द्वीप की चिड़ियाओं की चोंच अलग प्रकार की थी। कहीं न कहीं ये चोंच की विभिन्नता उनको जीवित रहने में जरूर मदद कर रही होगी। गलापागोस के द्वीपों पर पाए जाने वाली चिड़ियाओं की चोंच अलग अलग आकार और साइज की थी, क्योंकि वो अपनी चोंच को एक औजार की तरह इस्तेमाल करती थी। अगर आपको एक दाना तोड़ना है जो सख्त है, लेकिन आप उसको खाना पसंद करते हैं, तो आपको जैसी चोंच की जरूरत होगी, ऐसी ही चोंच ग्राउंड फिंच के पास है। ऐसा द्वीप जहां खाने को सिर्फ सख्त दाना था। छोटी लेकिन मजबूत चोंच वाली चिड़िया ही जीवित रह सकती थी। लेकिन एक दूसरे द्वीप पर पाए जाने वाला खाना सख्त न होकर फूल थे। अगर आप फूल का रस पीना चाहते हैं तो आपको मजबूत नहीं बल्कि लंबी चोंच की जरूरत है, क्योंकि रस फूल की गहराई में होता है। इस तरह उपलब्ध खाने के स्रोत में फर्क के अनुसार चोंच की शेप व साइज का अनुमान लगाया जा सकता था, और यही पैटर्न गलापागोस में हर तरफ काम कर रहा था। साफ सबूत मिल रहे थे कि चोंच का रूप हर द्वीप पर उपलब्ध खाने की खासियतों के अनुसार ढल रहा था, और इससे साबित हो गया कि कैसे मूल रूप से एक ही चोंच आगे जाकर अलग अलग वातावरण के प्रभाव में अलग अलग रूप ले लेती है। लेकिन फिर भी वातावरण कैसे चोंच का रूप बदल देता है, इस प्रश्न का जवाब अभी आना बाकी था। यहां डार्विन के पास एक और क्लू था, जिसको वो अपनी ही फैमिली में देख रहा था। हर माँ बाप को पता है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। चार्ल्स खुद अपने भाई एरास्मस जैसा नहीं दिखता था, जबकि दोनों के एक ही माँ बाप थे। चार्ल्स के बच्चे थोड़े बहुत उसकी तरह दिखते थे और थोड़े बहुत उसकी बीवी एमा की तरह, हालांकि वो भी एक दूसरे से अलग दिखते थे। इस जानकारी को उसने वेरिएशन का नाम दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी दो व्यक्ति मशीन से बने बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले खिलौने जैसे नहीं होते, उनमें फर्क होता है। डार्विन ने फिर निष्कर्ष निकाला कि यही वेरिएशन स्टार्टिंग पॉइंट होता होगा जंतुओं में बदलाव होने का। किसी भी पीढ़ी में जानवरों के बच्चे एक जैसे दिखने वाले नहीं होते, और जंगल में ये छोटे छोटे फर्क बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे कि वो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। उदाहरण के लिए दो पेंगुइन की खाल की मोटाई में थोड़ा सा ही फर्क हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा साबित हो सकता है अगर आपको ठंडे इलाके में जीवित रहना है। ऐसी स्थिति में कुदरत ही निश्चित करेगी कि किसको जीवित रहना है और किसको नहीं। तब डार्विन ने कहा कि धीरे धीरे कई पीढ़ियों बाद यही बातें निश्चित करेंगी कि कौन ज्यादा फिट और फिट होते जाएंगे तथा कौन अनफिट और लुप्त हो जाएंगे। ये छोटे छोटे फर्क आगे बहुत बड़े बन जाते हैं और जंतुओं में बदलाव आ जाता है। इसी का नाम दिया गया एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, एक कुंजी जो सहायक हुई थी ये समझने में कि नए प्रकार के जंतु यानी स्पीशीज कैसे बनते हैं।
इस तरह डार्विन ने कई सालों की रिसर्च के बाद 1959 में अपनी नायाब किताब प्रकाशित की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आज की तारीख में भी इसकी जितनी तारीफ करें कम है। यह हमारी समझ को बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने लोगों को सदमे में डाल दिया और उनका सोचने का तरीका ही बदल दिया। ये विचार कि सभी स्पीशीज की रचना बिल्कुल सटीक है और ये बदल नहीं सकती, बेकार साबित हुआ। इसकी जगह डार्विन ने एक सटीक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया जो कि सबूतों एवं अध्ययन पर आधारित था। ये सिर्फ कुदरत में नेचुरल सिलेक्शन का ही सिद्धांत नहीं है, बल्कि उससे कई बड़ा आइडिया है। ये एक दृष्टिकोण है जो कुदरत कैसे काम करती है उसको दिखाता है। 150 साल बाद भी इस सिद्धांत की कोई बात गलत साबित नहीं हुई। यही हैरान करता है कि उनकी बातें कितनी सही साबित हुई। उनके अधिकतर आइडियाज आज भी सही पाए गए हैं। पर डार्विन ने खुद माना कि उनका सिद्धांत अधूरा था। उनको ये नहीं पता लगा कि ये कैसे होता है। हर जीव के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो तब्दील हो जाता है। लेकिन आखिरकार आधुनिक विज्ञान हर जीव के अंदर छुपी ऐसी प्रक्रिया को समझने में समर्थ हो गया है जिसके बारे में डार्विन को कुछ भी भान नहीं हो पाया था। एरिज़ोना का पेनेकाडी रेगिस्तान एक बहुत मुश्किल एवं क्रूर जगह है, खासकर अगर आप रॉक पॉकेट चूहा हैं। रेगिस्तान में इनकी जिंदगी सिर्फ एक मजाक है। यहाँ के सब जीव इनको खाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, सियार, सांप और उल्लू भी। सिर्फ 14 ग्राम का ये चूहा इन बड़े शिकारियों से कभी भी नहीं बच सकता था। अगर कोई एक तरीका है इसके बचने का तो वो है कि ये आसानी से दिखे नहीं। इसलिए आश्चर्य नहीं होता ये देखकर कि इनका फर वहाँ की चट्टानों जैसे रंग का ही होता है। लेकिन रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में वातावरण कुछ अलग है। ज्वालामुखी से कभी खूब लावा निकला था और अब रेगिस्तान में जगह जगह सफेद चट्टानों के बीच काले लावा के धब्बे बचे हैं। और वाकई एक गोरा चूहा काली चट्टानों पर एक आसान शिकार ही रहेगा। तो कुछ ऐसा हुआ जिसका पूर्वानुमान डार्विन भी लगा लेता। चूहे जो अब डार्क चट्टानों पर रहते थे, उनके फर का रंग भी डार्क हो गया था, और जो गोरी चट्टानों पर रहते थे उनका फर गोरा था। माइकल नॉकमैन बहुत अचंभित था कि ये कैसे हुआ। ये जानने के लिए उसको सबसे पहले कुछ चूहे पकड़ने पड़े। तो शॉन कैरोल के साथ चूहे पकड़ने के पिंजरों के पास गया। ये एक रात पहले ही रखे थे। जितने भी काले चूहे हैं उनका पेट अब भी गोरा था, यानी सिलेक्शन के लिए पेट का महत्व कम था क्योंकि शिकारी ऊपर से ही आते थे। यहाँ तक का तो डार्विन भी कर लेता, यानी कुछ चूहे पकड़ना और उनके रंग की वातावरण से तुलना करना। लेकिन नॉकमैन आज वो करने में समर्थ हैं जो डार्विन कभी भी नहीं कर सकता था। वो जानवर के डीएनए में झांक सकता था। डीएनए का अध्ययन कर पाना आज की साइंस की बहुत बड़ी जीत है। इसने हमारे जीवों के बनने एवं विकसित होने की समझ को एक नया आयाम दिया है जिसका डार्विन सपने में भी नहीं सोच पाता। डीएनए मॉलिक्यूल जिंदगी का वास्तविक रहस्य है। ये सटीक सिस्टम है जिसमें हर तरह के प्राणी को बनाने की अनगिनत प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी भरी हुई है। डीएनए एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है जो एक घुमावदार यानी हेलिक्स सीढ़ी जिसके दोनों तरफ रेलिंग हो की तरह दिखता है। ये डबल हेलिक्स सिर्फ 4 तरह के और छोटे मॉलिक्यूल से जोड़कर बनी है जिनका नाम है G, A, C और T।
डीएनए हर जीवित प्राणी की कोशिका में मिलते हैं। डीएनए तो वाकई कमाल की चीज है। मॉलिक्यूल को देखते ही आप इनसे प्यार करने लगते हैं। सिर्फ गिने चुने मॉलिक्यूल अक्षरों से आप अनगिनत शब्द लिख पाते हो। और यही है कुंजी जिंदगी की। डीएनए एक कोड लैंग्वेज है और इस घुमावदार सीढ़ी में वो जानकारी भरी है जो सब प्राणियों को बनाने एवं बड़ा होने के लिए जरूरी है। हर मॉलिक्यूल के अंदर स्पेशल कोड एक लाइन में ही लिखा है। इस कोड के कुछ हिस्सों में स्पेशल सीक्वेंस है जिन्हें जीन्स के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ जीन्स में प्रोटीन बनाने की विधि लिखी है। इस नुस्खे के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है और हमारे शरीर का हर पुर्जा इन प्रोटीन से ही बनता है। एक प्रोटीन बाल बनाता है, दूसरा कान की मुलायम हड्डी बनाता है, कई और मांसपेशियां बनाते हैं। डीएनए की सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि ये सिर्फ 4 अक्षरों से बना है और इन्हीं 4 अक्षरों को आगे पीछे अलग अलग क्रम से एक लाइन में लगाने भर से ही वो पूरी जानकारी बन गई है जो कि किसी भी प्राणी की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। ये जीन का फर्क ही है जो निश्चित करता है कि हमारी आंखें नीली होंगी या नहीं, किसी से स्किन पर धब्बे तो किसी से गालों में डिंपल। लेकिन डीएनए में एक महत्वपूर्ण गुण है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब एक बच्चा पेट में पड़ता है तो ऐसा मां के अंडे एवं पिता के शुक्राणु के मिलन से बनी एक कोशिका के बड़े होने से होता है। इसे फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। इसमें आधा डीएनए पिता का तथा आधा मां का होता है। डीएनए दूसरी तरह से भी बदल सकते हैं जिसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जीवों को बनाने की विधि में बदलाव की। बिना म्यूटेशन हर प्राणी एवं उसके वंशज अनगिनत पीढ़ियों तक भी एक जैसे दिखेंगे। म्यूटेशन से ही वेरिएशन संभव है जिसके कारण एक प्राणी दूसरे से भिन्न होता है। म्यूटेशन हमारी कोशिका के 1 से 2 में विभाजित होने के दौरान भी हो सकता है। ए की जगह जी लग सकता है या सी की जगह टी। इसमें छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं जिनकी भनक किसी को भी नहीं लगती। लेकिन जब म्यूटेशन उन कोशिकाओं में हो जाता है जिन्हें हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं तो उनसे बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि एक गोरे चूहे का काला हो जाना। म्यूटेशन शब्द सुनते ही हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो गया, पर म्यूटेशन अपने आप में ना अच्छा है और ना बुरा। वो एक जानवर का मददगार साबित हो सकता है और वहीं दूसरे का दुश्मन। ये तो दोनों किस वातावरण में जीते हैं उस पर निर्भर करता है। तो पॉकेट चूहे का म्यूटेशन जिससे वो काला हो जाता है उसके लिए अच्छा है अगर वो काली चट्टान पर रहता है और बुरा अगर वो गोरी चट्टान पर है। इसी म्यूटेशन जिसने गोरे चूहे को काला कर दिया की खोज में माइकल नॉकमैन लगा हुआ था। अपनी लैब में वो लग गया एक मुश्किल काम को अंजाम देने में, यानी उस जीन को खोजना दोनों प्रकार के चूहों के डीएनए की तुलना करके। विज्ञान का असली मजा तो इसी सस्पेंस में है कि क्या मिलेगा। एक एक करके दोनों चूहों के जीन्स हूबहू साबित हो रहे थे, लेकिन आखिर एक जीन में उसे कुछ मिल ही गया। 4 जगहों पर ए, सी एवं टी के क्रम में फर्क मिला। जब एक चूहा ऐसे बदले हुए जीन से पैदा हुआ तो उसके फर का रंग काला था और उसका प्रभाव था कि वो काली चट्टान पर जी सकता था जहां की दूसरे नहीं। एवोल्यूशन एवं प्राकृतिक सिलेक्शन की प्रक्रियाओं का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता था।
मेरा विश्वास है कि डार्विन यह सुनकर बहुत खुश होते कि हम उन सभी जीन को खोज सकते हैं जिनके कारण जंतुओं में वंशागत बदलाव हो जाता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण भर ही था जेनेटिक म्यूटेशन एवं एवोल्यूशन के बीच आपसी निर्भरता का। आज की तारीख में वैज्ञानिक ऐसे कई जेनेटिक एवोल्यूशन के पीछे छिपे रहस्यों के छोटे से छोटे बदलाव को ढूंढ सकते हैं। अब वो इस प्रक्रिया के कुदरत में कई उदाहरण बता सकते हैं। कोलबस लंगूर देख पाता है चीजों के रंग सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से। इसके कारण वो बेकार पुरानी पत्तियों तथा पौष्टिक लाल पत्तियों का फर्क देख पाता है। एक जेनेटिक कमी के कारण इस मछली के खून में भयंकर ठंड में भी ना जम पाने की काबिलियत पैदा हो गई, जिसके कारण ये एंटार्क्टिका के बर्फीले वातावरण में भी जिंदा रह पाई, जबकि दूसरे नहीं। कुदरत में जेनेटिक एवोल्यूशन की निर्भरता इतनी प्रभावशाली दिखती है कि उसने एक नए विचार को पैदा कर दिया। यानी अगर आपको वांछित बदलाव की प्रक्रिया को समझना है तो जंतुओं के जीन्स में फर्क ढूंढने के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं। कई लोग ये निष्कर्ष लगा बैठे कि पूरी एवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझने के लिए सिर्फ डीएनए के मॉलिक्यूल्स के क्रम में फर्क देखकर हम उस जीन को ढूंढ सकते हैं जो फर्क ला रहा है। इससे पता लग जाएगा कि चूहे, बंदर और आदमी क्यों अलग जंतु हैं। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एकटक उसके रिजल्ट का इंतजार करने लगे। पूरे 300 करोड़ मॉलिक्यूल्स के डीएनए को उनके क्रम के अनुसार लिखना शुरू किया गया, साथ ही साथ कुछ पौधों एवं अन्य प्राणियों के डीएनए का क्रम भी। सच में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी हमारी अलग अलग जंतुओं के विकास की प्रक्रिया को समझने की तरफ। इसी के साथ एक और विचार प्रचलित हुआ कि इंसान जैसे जटिल जीव में बाकी जीवों की तुलना में बहुत ज्यादा जीन होने चाहिए। ये सोचना तो बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि हम इस संसार के सबसे जटिल एवं विकसित जीव का जीन बहुत बड़ा ही निकलेगा। हमारा जीन दूसरे जीवों की तुलना में कितना बड़ा होगा, ये अनुमान सट्टेबाजों ने भी लगाया। अनुमान लगाया जा रहा था कि 80,000 या 1,20,000 के बीच का ही कोई नंबर निकलेगा। और जब फाइनल उत्तर 2003 में आया तो सभी को एक बड़ा झटका लगा। सिर्फ 23,000 जीव और इतने ही जीन्स मुर्गी में मिले और छिल्ली से कम। ये तो बहुत विचित्र था। इंसानों में दूसरों की तुलना में इतने कम जीन्स, लगभग 22 या 23,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। साधारण जंतुओं में भी उतने ही, और पौधों में तो कहीं ज्यादा जीन्स मिले इंसान के महान जीन के मुकाबले। पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें अपनी असली औकात दिखाता है, जब हमने जाना कि हमारे जैसा जीव बनाने के लिए बहुत ज्यादा जीन्स की जरूरत नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे जीन्स इतने कम थे, बल्कि हमारे कई महत्वपूर्ण जीन्स कुछ दूसरे जानवरों से हूबहू मिलते थे। ये जानकारी आश्चर्यचकित करने वाली तो थी ही, लेकिन इसने तो कई और पेचीदगियों की तरफ ध्यान मोड़ दिया। जीन्स और उनका म्यूटेशन एवोल्यूशन की प्रक्रिया का सिर्फ छोटा हिस्सा ही साबित हुआ। कुछ और भी था जो ज्यादा अदृश्य एवं रहस्य भरी प्रक्रिया थी। अभी ये बताना जरूरी था कि हम इतने अलग हैं तो क्यों, अगर हमारे जीन्स लगभग एक जैसे ही हैं। तो उस प्रश्न का जवाब जो डार्विन भी नहीं जानता था, अब नए सिरे से ढूंढना जरूरी था। पहले कुछ रोंगटे खड़े करने वाले सुराग उन्हीं चीजों के अध्ययन से मिले जिनका अध्ययन डार्विन ने भी किया था, जंतुओं के भ्रूणों से। जरा इन भ्रूणों को देखिए जो पेट में कुछ ही दिनों के हैं। ये बताना मुश्किल है कि कौन सा मुर्गे, कछुए, चमगादड़ या आदमी का है। ये सब एक जैसे दिखते हैं, और सिर्फ जब वो बड़े होते हैं तभी पता लगता है कि कौन सा किसका है।
डार्विन भी आज के वैज्ञानिकों की तरह सोच में पड़ गया कि कैसे शुरू में एक से दिखने वाले भ्रूण आखिर बिल्कुल अलग तरह के प्राणियों में विकसित हो जाते हैं। ये भ्रूण प्रकृति के किसी बहुत जटिल रूप की ओर इशारा कर रहे थे और हमने उस बात को दोबारा ढूंढा था जिसकी तरफ डार्विन पूरी जिंदगी इशारा करते रहे कि भ्रूण ही कलाकार थे इतनी जंतुओं की विभिन्नता के। ये मूल में थे विभिन्नता के। आज के वैज्ञानिक और ज्यादा हैरत में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि ये भ्रूण न सिर्फ एक से दिखते हैं बल्कि वो अपने शरीर के हिस्सों को बनाने में लगभग एक से ही जीन्स का प्रयोग करते हैं। एक जीन के समूह में बॉडी प्लान होता है जो बताता है सर कहां से शुरू होता है, कहां हाथ पांव और वो कैसे दिखेंगे। क्या वो हाथ जैसे दिखेंगे या टांगों जैसे या पंख जैसे। दूसरे जीन के समूह से जंतु की बॉडी के पैटर्न बनते हैं, धब्बे, लाइनें आदि। और एक ही जीन्स सभी जीवों में, चाहे वो तेंदुआ हो, मोर हो, से लेकर मक्खी तक। फिर भी उनका आखिरी अंजाम बिल्कुल भिन्न ही होता है। इसमें वैज्ञानिकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गहरी समझने की बात दिखी। जीन्स की संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जीन नहीं बल्कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस फर्क से ही इतनी विभिन्न प्रकार के जीव बनते हैं। यही पता लगाना कि कैसे एक जैसे जीन्स के होते हुए भी इतने विभिन्न प्राणी बन जाते हैं, सिर्फ उनके इस्तेमाल में फर्क से ही शॉन कैरोल का मुख्य काम है और साथ ही एक ऐसे मुख्य किरदार का जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, एक मक्खी। मैं चाहे कितना भी अध्ययन करना चाहूं, सवाना के स्तनधारियों का वो एक गलत पसंद ही है। प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए वो बड़े हैं, महंगे हैं और उनमें प्रजनन धीमी प्रक्रिया है। जानकारी इकट्ठी करने के लिए हमें सबसे आसान रूप चाहिए, उस प्रक्रिया को जिसको समझना चाहते हैं। लेकिन साधारण मक्खी अजीब सी निराली हरकतें करती है। ये डांस कर रही है प्रणय के लिए। ये एक महिला मक्खी इसके प्रलोभन में आ जाती है। उसको पुरुष से आकर्षण खास करके पंखों पर काले धब्बों के कारण भी होता है। और ये सब घटित होते देखना शॉन कैरोल के लिए भी उतना ही लुभावना अनुभव था। शुरू में आप सोचते हो कि वो परेशान कर रहा है, वो तो दिल जीतने की कोशिश है। पुरुष कई खूबियों वाला लंबा डांस सिर्फ अपने धब्बेदार पंखों का प्रदर्शन प्रेमिका के सामने करता है। इसका डांस भी उतना ही शानदार है जितना मोर का। लेकिन मक्खी की कुछ प्रजातियों में पुरुषों के पंखों पर धब्बे नहीं होते। एक और मक्खी की प्रजाति है जो भिन्न है धब्बेदार प्रजाति से, दो महत्वपूर्ण तरीकों से। एक, इनमें पंखों पर धब्बे नहीं होते और ये बहुत कम डांस करते हैं। इसलिए ये एवोल्यूशन को समझने के लिए एक आदर्श पसंद है, क्योंकि एक प्रजाति के पंख धब्बेदार हैं और दूसरी के नहीं। शॉन कैरोल यही जानना चाहते थे कि उनके जीन्स में ऐसा क्या है कि दोनों में फर्क है। इसलिए हमने जेनेटिक मशीन के अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश की, यही जानने के लिए कि कैसे पंखों का विकास हुआ। कैरोल ने दोनों तरह की मक्खियों के डीएनए की शुरू से आखिर तक तुलना की, लेकिन उसके पास एक मददगार सुराग भी था कि वो पहले से ही उस जीन का नाम जानता था जिससे ब्लैक धब्बेदार पंख बनते थे। वो उसे पेंट ब्रश जीन कहता था। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब उसने पाया कि दोनों के इस जीन में कोई फर्क नहीं था, जबकि एक के तो धब्बेदार पंख थे। जब हमने उस जीन में झांका, दोनों प्रजातियों का पेंट ब्रश जीन हूबहू था। ये फर्क जीन्स में फर्क के कारण न होकर उसके इस्तेमाल में फर्क से था। एक जीव इस जीन का इस्तेमाल करता है, दूसरा नहीं। तो क्यों पेंट ब्रश जीन एक मक्खी में धब्बा बनाता है और दूसरी में नहीं?
इस बात को समझने के लिए कैरोल ने अपना ध्यान डीएनए के उन विशाल हिस्सों में लगाया जिनको कोई भी नहीं समझ पाया था और जिसे कभी कबाड़ यानी किसी काम का नहीं मान लिया गया था। इसे पूरे डीएनए का अंधेरा स्थान कहा जाता था, रहस्यपूर्ण, जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी तथा अजीब सा। इस 2 रेलिंग वाली घुमावदार सीढ़ी नुमा चीज का 98% हिस्सा नॉन कोडिंग था, यानी बिना उन जीन्स के जो हमारे शरीर के हिस्सों के लिए प्रोटीन बनाते हैं, और जो जीन्स बनाते हैं वो सिर्फ 2% हिस्से पर लिखे हैं। आज तक भी कोई विश्वास के साथ नहीं कह पाया कि ये नॉन कोडिंग एरिया क्या काम करता है, लेकिन एवोल्यूशनरी जासूस, जिनमें से शॉन कैरोल एक हैं, ऐसी चीजों से ही आकर्षित होते हैं। कैरोल पहले से ही जानता था कि पेंट ब्रश जीन दोनों मक्खियों में एक सा ही था, तो उसने अपनी खोज डीएनए के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ा दी और एक जगह जो पेंट ब्रश जीन से थोड़ा पहले थी, उसे एक सुराग मिला। डीएनए का ये हिस्सा जो पंख वाली धब्बेदार मक्खी से भिन्न था, इससे क्या मतलब निकल सकता था? इसलिए कैरोल ने एक प्रयोग किया। उसने डीएनए के रहस्यमय हिस्से को धब्बेदार मक्खी से निकालकर बिना धब्बे वाली मक्खी में डाल दिया, और ये हिस्सा कोई काम करता है या नहीं ये जानने के लिए उसने उस हिस्से से जेलीफिश का एक जीन जोड़ दिया, जो कि ऐसा प्रोटीन बनाता था जिसकी मदद से जेलीफिश चमकती थी। हमने डीएनए से वो छोटे हिस्से काटे और उन्हें उस प्रोटीन जीन से जोड़ दिया जो चमकता था। उसे बिना धब्बे वाली मक्खी में लगा दिया और फिर कुछ चमत्कार ही हो गया। हमने उसके पंखों को देखा तो उनके पंख अब अंधेरे में चमकने लगे थे और धब्बेदार भी। किसी तरह से उस रहस्यपूर्ण डीएनए के हिस्से ने बिना धब्बे वाली मक्खी के पेंट ब्रश जीन को जगा दिया था। जो मक्खी कभी बिना धब्बों की थी, वो अब चमकदार धब्बों वाली बन गई। तीर निशाने पर था। हमने ढूंढ लिया डीएनए का हिस्सा जो महत्वपूर्ण था। कैरोल ने जो पाया, उसने हमारी अलग अलग प्रकार के जीवों के शरीर बनने की प्रक्रिया को समझने की क्षमता में एक क्रांति ला दी है। डीएनए का एक हिस्सा जिसे स्विच कहते हैं। ये स्विच जीन्स नहीं है, क्योंकि ये बाल, हड्डी या मांसपेशियों जैसा सामान नहीं बनाते, लेकिन वो उन जीन्स को बनाते हैं जो ये सब चालू या बंद कर सकते हैं। स्विचेस डीएनए के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये जंतु को मदद करते हैं एक ही जीन को एक जगह इस्तेमाल करने या ना करने में, एक समय पर और दूसरे समय पर नहीं। इस तरह ये स्विच जीन्स के सामूहिक नृत्य को निर्देशित कर जंतुओं पर कई तरह के धब्बे, लाइनें या डिजाइन बना लेते हैं। मक्खी के उदाहरण में डीएनए के एक छोटे से हिस्से के म्यूटेशन भर से ही पेंट ब्रश जीन ऑन हो गया, तो इस तरह एक नई प्रजाति की धब्बेदार पंखों के साथ उत्पत्ति हो गई। लेकिन अब तो ये स्विच इससे कहीं ज्यादा बातों के जवाब दे रहे हैं। ये आज के कई एवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझने में खड़े परेशान करने वाले प्रश्नों का भी जवाब दे पा रहे हैं कि कैसे एक जीव बदल जाता है दूसरे जीव में अपनी टांगें छोड़ के। ये तब की बात है जब डार्विन ने सांप के भ्रूण का अध्ययन किया था। वहां उसने उसकी खोई टांग के निशान देखे थे। इसने उसको यकीन दिला दिया कि सांप भी कभी ना कभी 4 टांगों वाले जीव से ही बने होंगे। और कई वर्षों के दौरान यही टांगों की लुप्त होने की प्रक्रिया कई और जीवों में भी देखी गई, जैसे व्हेल। इसके फड़फड़ाते हुए पंखों में वो सभी हड्डियां मौजूद हैं जो कि जमीन पर रहने वाले जीवों के हाथों में हैं, यहां तक कि उंगलियां भी। और इसके शरीर के और भी पीछे स्थित हैं मूत्राशय सिस्टम की वो पूर्व काल की संरचना जो अधूरा मूत्राशय था। ये साफ जताता है कि ये ऐसे जीव से बनी थी जो कभी जमीन पर चलता था।
कई जानवर आगे जाकर जमीन पर रेंगने वाले बन गए, जैसे कि सांप। कई जानवर जमीन पर रेंगने के साथ पानी में तैरने वाले हो गए, जैसे व्हेल्स। अगर पानी में सीधे तैरना है तो जीव को शरीर से बाहर निकले अंगों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे हाथ और पाँव। व्हेल की ही तरह मैनेटी एक विशाल स्तनधारी प्राणी है जो समुद्र में रहता है और उसकी भी टांगें लुप्त हो गई हैं। लेकिन कैसे? डार्विन तो इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं दे पाते, लेकिन आज हम आभारी हैं उस समझ के जो ये बताती है कि कैसे जीन स्विच ऑन और ऑफ होते हैं, तथा साथ ही एक छोटी मछली के भी हम थोड़ा और पास पहुंच रहे हैं इस रहस्य के। इस ब्रिटिश कोलंबिया की झील में एक ऐसा प्राणी है जिसे यहां वाक्य में नहीं होना चाहिए था, एक स्टिकल बैक फिश। अधिकतर स्टिकल बैक फिश तो समुद्र में ही रहती हैं, लेकिन कोई 10,000 साल पहले कुछ इस झील में फंस कर रह गई, जो कि कभी पैसिफिक समुद्र का हिस्सा थी, और इन्हीं सालों में ये बदल गई। समुद्र की स्टिकल बैक के पेट के पास एक जोड़ा फिन है जो कि कांटों से दिखते हैं। ये इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन कांटों की वजह से स्टिकल बैक को निगलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन झील की स्टिकल बैक के कांटे लुप्त हो गए हैं। और इसी बात ने डेविड किंग्सले एवं उनके साथी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी बात को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले उस जीन को देखा जो कि इन कांटों को बनाता था। यही वो बॉडी प्लान जीन था, और अब आश्चर्य नहीं हुआ कि वो दोनों मछलियों में एक सा ही था। लेकिन अब प्रश्न ये था कि ये झील की शिकल बैक में स्विच ऑन क्यों नहीं हुआ, जिसके कांटे गायब हो गए थे। किंग्सले ने सोचा कि इसका उत्तर तो स्विच में ही मिलेगा। हम जानते हैं कि जेनेटिक स्विच होते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका कोई ऐसा कोड नहीं होता जिसे डीएनए में देखकर आसानी से बोला जा सके कि ये स्विच का कोड है जो जीन को एक खास जगह ऑन कर देगा। लेकिन जब उसने नॉन कोडिंग डीएनए के बहुत बड़े हिस्से के चप्पे चप्पे को ध्यान से देखा, तो उसे आखिर वो मिल ही गया। डीएनए का एक हिस्सा जिसमें म्यूटेशन हुआ था, ये स्विच शिकल बैक का था, और ये पता लगा कि इस स्विच का एक हिस्सा टूट गया था, जिसके कारण कांटे बनाने वाला जीन ऑन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस खोज का महत्व सिर्फ स्टिकल बैक वाले केस तक ही सीमित नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस केस और कई ऐसे केसेस का कोई ना कोई आपसी संबंध है, जैसे मैनेटी की टांगों का लुप्त होना। और अब उनके पास दो ऐसे सुराग थे जिन्हें खंगालने के लिए वो आतुर थे। पहला कि वही बॉडी प्लान जीन जो स्टिकल बैक के कांटे बनाता है, उसी से ही मैनेटी के पीछे के अंग भी बनते थे। दूसरा सुराग तो और भी ज्यादा ललचाने वाला था। स्टिकल बैक के कांटे चाहे लुप्त हो गए थे, लेकिन एवोल्यूशन ने उनके वहां होने के छोटे से सबूत आज भी जिंदा रखे थे। उनकी हड्डी के निशान, और उनका बाईं तरफ का निशान बड़ा था दाईं तरफ वाले से। हमने विचार किया कि ये तो बहुत गजब बात होगी अगर ये दोनों निशान का छोटा बड़ा होना इसी बात का सबूत निकला है कि ये उसी पेंट ब्रश जीन का काम है, जिसके कारण पिछली टांगे लुप्त हो गई एक दूसरे जीव में, जो हर तरह से बिल्कुल अलग दिखता हो। तो किंग्सले तथा उनकी टीम निकल गई मैनेटी में ढूंढने को ऐसी ही छोटी बड़ी दिखने वाली चीज, और उन्हें ये मिला। एक नहीं, दो नहीं,
मैनेटी की हड्डियों वाले हर बॉक्स में उन्हें पेल्विक हिस्से की हड्डियां मिली, जो थी बड़ी बाईं तरफ और छोटी दाईं तरफ। किंग्सले और उसकी टीम उस वक्त ढूंढ रही थी उसी स्विच को मैनेटी में, जिसके कारण स्टिकलबैक के भी कांटे लुप्त हो गए थे। और अगर ये सही साबित हुआ तो उन्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जिसने डार्विन को पूरी जिंदगी परेशान किया कि कैसे मैनेटी, व्हेल्स तथा सांप जैसे जंतुओं की टांगे लुप्त हो जाती हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया कि अगर स्विचेस की इतनी प्रभावशाली भूमिका है जीवों की शक्ल व सूरत निश्चित करने में, पंख बनने से लेकर कांटों तक एवं पिछली टांगों तक, तो ऐसी क्या प्रक्रिया है जो इन स्विचेस को जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ कर देती है? शोधकर्ताओं ने इसी उत्तर की खोज शुरू की उस जीव से जिसे डार्विन बहुत अच्छी तरह जानता था, गैलापागोस की चिड़िया। आर्केड अबजाना और क्लिफ टेबिन ने बरसों लगा दिए ये जानने के लिए कि कैसे अलग अलग चिड़िया की अलग अलग चोंच बन गई। उन्होंने काम की शुरुआत उसी जानकारी से की जो उन्हें डार्विन से मिली थी। उनकी चोंच उनके जीवित रहने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी थी। जिस द्वीप पर सख्त बीज मुख्य खाना था, वहां उनकी चोंच छोटी व मजबूत थी, और जिस द्वीप पर फूल मुख्य खाना था, वहां चोंच पतली व लंबी थी ताकि अंदर तक की चीजें खा सकें। और उनको कुछ और भी पता था कि उनकी चोंचें पैदाइशी ही ऐसी दिखती थी। इसका मतलब जो भी हुआ वो तब हुआ जब वो पेट में भ्रूण के रूप में थे। इसका मतलब उनके अंडों में ही कुछ अद्भुत हो रहा था। कोई चीज जीन्स को ऑन व ऑफ कर रही थी, और ठीक किस जगह वे ऑन होते हैं और कहां ऑफ, उसी से निश्चित होगा कि कैसी चोंच बनेगी। ये जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा था, रिसर्च करने वालों को पहले कुछ अंडे इकट्ठे करने थे। अबजाना ने घोंसले के अंदर हाथ डाला और एक अंडे को महसूस किया, लेकिन उसे उठाया नहीं क्योंकि तब चिड़िया अपने घोंसले का त्याग कर देती। एक दूसरे घोंसले में 3 थे। अबजाना ने एक उठा लिया था क्योंकि वो जानता था कि मां उसकी जगह एक और अंडा दे देगी। उनकी टीम ने कई अंडे इकट्ठे किए जो भ्रूण विकास की प्रक्रिया में अलग अलग चरण पर थे। इस तरह से वो देख पाएंगे कि विकास के अलग अलग चरण के दौरान वो कैसे विकसित होते हैं। अब वो अपनी लैब में काम शुरू कर सकते थे। ये केंचुए खाने वाली फिंच का भ्रूण अब अपनी लंबी नोकदार चोंच बनने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में था, और इस बीच वाली चिड़िया की चोंच छोटी व मोटी बन रही थी। हम यही जानना चाहते हैं कि कौन से जीन्स चोंच बनाने में काम आते हैं, ठीक वैसी जैसी वो दिखती है, मोटी चौड़ी चोंच, लंबी पतली या छोटी पतली चोंच। उन्होंने अपना ध्यान उन जीन्स के समूह पर केंद्रित कर दिया जिनका पक्षियों के चेहरे बनाने में रोल था, और इसी दौरान उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। एक खास बॉडी प्लान जीन कम लंबी एवं मोटी चोंच वाली चिड़िया में भ्रूण के विकास क्रम के 5वें दिन एक्टिव हो गया था, लेकिन उस कैक्टस वाली चिड़िया जिसकी चोंच लंबी व पतली थी में अपना काम अगले 24 घंटे तक भी शुरू नहीं किया। ये तो एक रहस्य से पर्दा उठना जैसा ही था। इसका मतलब ये था कि एक ही जीन से दोनों चोंचें बनती थी, लेकिन उनमें फर्क उसी जीन के अपना काम थोड़ा जल्दी या देर तक करने से हुआ। हमें मिल गया, हमारा तीर निशाने पर था। यह तो एक जीन बना रहा था, एक तीखी नोकीली चोंच या मोटी सख्त बीज तोड़ने वाली चोंच, और उनका फर्क निर्भर करता था कि आप कब स्विच ऑन करेंगे, कितनी देर और कब उसे ऑफ करेंगे। और अभी भी पूरा पर्दा नहीं उठा था। इस बॉडी प्लान जीन में कुछ खास बात थी। बाकी बॉडी प्लान जीन्स की तरह ये जीन हमारे शरीर का कोई मटेरियल नहीं बनाता था, ये चिड़िया की चोंच का कार्टिलेज नहीं बनाता था, लेकिन ये स्विचेस को स्टार्ट करता था, और फिर वो स्विचेस ऑन ऑफ करते थे उन जीन्स को जो चोंच बनाने में काम आते हैं।
ये अलग तरह के जीन्स थे और ये बाकी दूसरे जीन्स पर राज करते थे। वैज्ञानिकों को अब पता लग रहा था कि सारे जीन्स एक जैसा काम नहीं करते हैं। कुछ हमारी बॉडी बनाते हैं और बॉडी जीन्स को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विचेस की जरूरत होती है और बॉडी प्लान जीन्स इन स्विचेस को निर्देश देते हैं। तो इस तरह वो स्टफ जीन्स को कंट्रोल करते हैं। इनके इस जटिल तालमेल का बहुत गहरा असर शरीर के अंग कैसे बनेंगे इस बात पर पड़ता है। और ये जानकारी हमें जवाब दे रही है डार्विन को परेशान करने वाली सबसे मुश्किल पहेली का, कि जीव जंतुओं के रूप रंग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे बदल जाते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी डार्विन के ट्री ऑफ लाइफ वाले आइडिया से कि सभी जिंदा चीजें आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं और प्राचीन काल में सबका एक पूर्वज था और उसी से करोड़ों सालों में वो बदलते रहे और नाना प्रकार के जीव बनते गए। तो एक जैसे दिखने वाले जीव वंशानुगत विकास के कारण बिल्कुल अलग तरह के दिखने वाले जीवों में बदलते चले गए और वैज्ञानिकों ने काफी रोचक कड़ियां ढूंढ निकाली कि डायनासोर और पक्षियों का पूर्वज एक ही है और सभी 4 टांगों वाले जीवों की पूर्वज एक मछली थी, यहां तक कि हमारी भी। और डार्विन के सभी आइडियाज में यह शायद सबसे हैरत अंगेज आइडिया था। ये समझना आसान है कि कैसे 2 चिड़ियों की प्रजातियों की चोंच अलग तरह की हो गई, कैसे चोंच की शेप बदल गई। ये तो बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन बड़े बदलाव का क्या कहें? कैसे एक समुद्र की मछली 4 पांव वाले जीवों में बदल गई? ये कैसे संभव है? पिछले सालों के दौरान ऐसे विचित्र बदलावों के कई सबूत मिले हैं। जैसे डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब के पब्लिश होने के 1 साल बाद ही एक जीवाश्म यानी फॉसिल जिसका नाम आर्कियोप्टेरिक्स रखा गया वो मिला। इसमें डायनासोर एवं पक्षियों दोनों की खासियतें मौजूद थी और डार्विन ने देखे थे इतने विश्वास के लायक सबूत भ्रूणों में। वो छोटा सा कट सभी जमीनी जीवों के कान के पास, यहां तक कि इंसानों के भी आगे जाकर कान की छोटी हड्डियां बन जाती है। लेकिन मछली में वो गिल बन जाता है, एक ऐसा आकर्षक सुराग कि सभी जमीनी जीव एक प्राचीन मछली से ही बने होंगे। लेकिन एक ही विचार रुकावट डाल रहा था कि ये कैसे संभव है, कैसे एक मछली की टांगें विकसित हो सकती हैं और वो जमीन पर कैसे घूम सकती है। डार्विन के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन नील शुभिन ने निश्चय कर लिया था इस समस्या को समझने का। इस समस्या ने मुझे घेर लिया। यहाँ एक फिन था और दूसरी तरफ कान, और वो कई प्रकार से भिन्न दिखते थे। मैंने खुद को कहा कि यार ये तो फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम है मेरी रिसर्च के लिए, और मैंने तब से ही अपने आप को झोंक दिया इस रिसर्च में, जिसको अब लगभग 20 साल होने को आ गए। शोबिन ने अपनी रिसर्च की पहले चरण की शुरुआत एक ऐसे जीवाश्म की खोज करने से की जो फिश जैसा भी हो और जिसके टांगों जैसे दिखने वाले अंग भी विकसित हो रहे हो, क्योंकि अगर डार्विन की बात सच थी तो ऐसा बीज की अवस्था वाला जीवाश्म जरूर होना चाहिए था। लेकिन कहां ढूंढें? उसके पास एक सुराग था। फॉसिल रिकॉर्ड में लिखा था कि 4 टांगों वाले जीवों की शुरुआत 365 करोड़ साल पहले हुई थी। उससे पहले सिर्फ मछलियां ही होती थी। तो शोबिन कई गर्मियों तक एलेक्जर द्वीप पर कैंप लगाने लगा, जो नॉर्थ पोल से 100-200 माइल्स दूर था। इस जगह उस महत्वपूर्ण समय की चट्टानें अभी भी उभरी हुई थी। इस वैज्ञानिक की खुद की वीडियो दिखाती है कि यह जगह कितनी दुर्गम तथा निर्जन थी। यहाँ गर्मी में भी बहुत ठंड पड़ती है। हवाएं बहुत तेज, लगभग 50 मील की रफ्तार से चलती हैं। यहाँ ध्रुवीय भालू भी हैं। हमने इसी वजह से यहाँ बंदूकें रखी हैं। यह बहुत ही सुंदर जगह है और ये मेरा गर्मियों का घर है।
हर अभियान बहुत महंगा होता था और ऐसे 3 अभियानों के बाद भी उनके पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं था। एक चौथे ट्रिप का मतलब नहीं बन रहा था। मुझे पूरा याद है अपने साथियों से वो बातचीत जहां मैंने पूछा क्या हमें जाना चाहिए। ये तो पैसों की बर्बादी है। यहाँ हमारे लिए करो या मरो वाला क्षण था और लगभग हमने न जाने का सोच लिया था। लेकिन उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला लिया। तीन दिन बीतने के बावजूद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा था और जब किसी को भी कुछ मिलने की आशा नहीं बची थी, एक साथी चट्टान को उखाड़ रहा था और मैं उससे 5 फुट दूरी पर काम कर रहा था। उसने अचानक श्श बोला और कहा, अरे इधर देखो, ये क्या है? चट्टान से बाहर झांक रहा था एक मछली की नाक का हिस्सा, और ये कोई भी मछली नहीं बल्कि एक चपटे सर वाली मछली थी। जब हमने एक चपटे सर वाली मछली इन 370 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में देखी तो हम समझ गए कि ये वही चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे। एक चपटा सर जिस पर आंखें ऊपर और सामने देखने वाली थी, एक ऐसे जानवर की पहचान चिन्ह थे जो अपना सर पानी के ऊपर झांकने के लिए उठाता था, और ये करने के लिए उसे हाथों की जरूरत थी। हम तो उसे देखते ही उछलने लगे। अत्यधिक उत्साह में हम कामयाबी का इजहार एक दूसरे के हाथों को पकड़कर डांस करके कर रहे थे। वापस घर आकर शोभिन और उनकी टीम काम में जुट गए अपने 375 करोड़ साल पुराने जीवाश्म का अध्ययन करने में। उन्होंने अपनी खोज को टिक्टैलिक का नाम दिया, एक नया नाम साफ पानी की मछली के लिए। टिक्टैलिक एक सर्वोच्चित बदलाव की अवस्था में थी। इसका अधिकतर शरीर मछली जैसा था। इसके शरीर के चारों तरफ स्केल्स थे, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा जो मछलियों में नहीं होता भी था, यानी हाथ जैसे फैने, या शायद यूं कहें कि फैने जैसे हाथ। इसके पास ऐसी हड्डियां थी जो कि हर 4 टांगों वाले जीव के हाथों व पांवों में पाई जाती हैं। एक बड़ी हड्डी, उसके नीचे 2 हड्डियां और आगे एक हड्डियों का झुंड जो कलाई और टखने में होता है। और ऐसा ढांचा भेड़ से लेकर शीप पकड़ने वाले कुत्ते तक के हर जानवर में पाया जाता है, शोबिन में भी। अब आपके पास एक जानवर है जो अपने आप को सतह से ऊपर उठा सकता था, चाहे वो पानी के अंदर हो या जमीन पर। एक स्वाभाविक सा प्रश्न था कि टिक्टैलिक की ये संरचना क्यों विकसित हुई। कुछ संभव उत्तर मिला कुछ जीवांशों में जो कि इसी के आसपास मिले। वहां पर शिकार करने वाली 10 से 15 फीट लंबी मछलियां टिक्टैलिक के आसपास ही रहती थीं। टिक्टैलिक तो इनका शिकार था और जिंदा रहने के लिए इसके पास कम तरीके ही थे। ये बड़ा बन सकता था, या हथियार विकसित कर सकता था, या दूर भाग सकता था। शोबिन के मुताबिक टिक्टैलिक दूर ही भागा था। उन हाथों जैसे फिन से वो अपने आप को खींच सकता था, पानी से बाहर जमीन पर या थुलथुले पानी में। लेकिन ये तो अभी आधा जवाब ही था। ये हमें नहीं बताता था उन वास्तविक जेनेटिक प्रक्रियाओं के बारे में, जेनेटिक नुस्खों के बारे में जो परिवर्तित कर देती है एक फिन को हाथ जैसे अंग में। इस 375 साल पुराने टिक्टैलिक के डीएनए तो करोड़ों साल पहले ही नष्ट हो गए थे। शोबिन को जरूरत थी इसी से मिलती जुलती कोई रिश्तेदार की, यानी कोई ऐसा जानवर जो अब भी पाया जाता हो। हमें ऐसे जीव की जरूरत थी जो एवोल्यूशन चेन में सही जगह पर मौजूद हो, साथ ही ऐसी मछली जिसके फिन पर बहुत मांस हो। हमारी खोज जारी है। इस तरह की मछलियों की आज भी कमी नहीं थी, लेकिन शोबिन को एक फिश ज्यादा पसंद थी।
पैडल फिश। ये बहुत ही दुर्लभ और मक्कार मछली है, एक दूसरे को खा जाती हैं। अधिकतर इनकी संख्या साथ तैरने से घट जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को भी खा जाती है। मिसिसिपी नदी के कम गहरे पानी में रहने वाली इस फिश को एक जिंदा जीवाश्म कह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई साल ये जानने के लिए खर्च किए हैं कि कौन सी मछली किस प्रजाति की पूर्वज या वंशज है, और उन्हें पता था कि टेक्टालिक के रिश्तेदारों में पैडल फिश ही आखिरी जिंदा रिश्तेदार थी। लेकिन पैडल फिश बहुत मात्रा में मिलती है, जबकि टेक्टालिक लुप्त हो गई है। पैडल फिश के अंडे कैवियर नाम की सॉल्ट डिश बनाने में इस्तेमाल होते हैं। रोचक बात यह है कि हालांकि टेक्टालिक फिश लुप्त हो गई है, फिर भी पैडल फिश टेक्टालिक के पूर्वजों में ही थी, क्योंकि इसके फिन अभी हाथों जैसे नहीं बने थे। लेकिन क्योंकि वो रिश्तेदार थे, तो उनके जीन्स भी एक जैसे ही होंगे। तो शोबिन ने पैडल फिश के भ्रूण का अध्ययन उसके फिन बनाने वाले जीन की खोज से किया, और जल्द ही उसने एक खास बॉडी प्लान जीन, जिसका नाम हॉक्स जीन था, चुन लिया। हॉक्स जीन सभी जटिल संरचना वाले जीवों में पाया जाता है। वेलवेट कीड़े, जो कि 60 करोड़ साल पुराने से लेकर हम आधुनिक मानवों तक, और इतना समय बीतने पर भी डीएनए के अक्षरों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये सभी जीन्स के राजा ही हैं, क्योंकि ये बाकी सब जीन्स को निर्देश देते हैं। उनके निर्देश पूरे भ्रूण में गिरते डोमिनो की तरह एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, और पूरे शरीर में सभी स्विच एवं जीन्स की आपसी संचार व्यवस्था को शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। इनकी विकसित होते हुए भ्रूण की शरीर संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जीन ही तय करता है कि शरीर का अगला भाग कहाँ होगा। ऐसे ही पिछले, नीचे के, दाएं या बाएं, अंदर का, बाहर का, आंखें कहाँ होंगी, टांगे कहाँ होंगी, अंतड़ियां कहाँ होंगी, हर चीज, कितनी उंगलियां होंगी तक का हिसाब रखता है। शोबिन ने पता लगा लिया था कि हॉक्स जीन की मुख्य भूमिका थी पैडल फिश के फिन बनाने में। हॉक्स जीन्स का एक समूह फिन के प्रथम चरण के हिस्सों को बनाने का ऑर्डर देता था। एक कोमल हड्डी जो धड़ से शुरू होती थी। और हैरानी की बात यह है कि सभी 4 टांगों वाले जानवरों में हमें शामिल करके बिल्कुल यही के यही जीन्स हाथ की ऊपरी लंबी हड्डी बनाते हैं। और पैडल फिश में एक और हॉक्स जीन्स का समूह फिन के अगले चरण के विकास को संचालित करता है। और फिर से बिल्कुल यही समूह हमारे हाथ के आगे की 2 हड्डियों का निर्माण निर्देशित करता है। और आखिर में यही जीन्स, लेकिन एक भिन्न क्रम में काम करके आगे की हड्डियों का निर्माण संचालित करते हैं। इन्हीं जीन्स के इसी क्रम से संचालन द्वारा ही हमारी उंगलियां व अंगूठे बनते हैं। ये तो एक बहुत विशाल रहस्य से पर्दा उठाने वाली बात थी। अचानक ये आभास हुआ कि हाथ पांव वाले जानवरों का विकास कुदरत की कोई लंबी छलांग नहीं थी। अगर वही जीन्स टेक्टालिक के हाथ पांव बनाते थे, तो ऐसे कई जीन्स जो हाथ पांव बनाने में भूमिका निभाते थे, उनको लेकर तो प्राचीन से प्राचीन मछलियां ऐसे ही घूमती थी। सिर्फ जरूरत थी तो बस इस बात की कि थोड़े से म्यूटेशन हो जाएं। ऐसे छोटे बदलाव जो जीन्स के ऑन या ऑफ होने के क्रम व समय को थोड़ा बदल दें। इतना होने से ही एक फिन हाथ या पांव का रूप ले लेगी। अधिकतर वंशानुगत विकास की प्रक्रिया में बिल्कुल नए जीव की उत्पत्ति के लिए नई जीन या प्रक्रिया के विकास की जरूरत नहीं थी। पुराने जीन्स में थोड़ा बहुत बदलाव करने भर से ही अद्भुत और अचरजकारी बिल्कुल नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है।
अब ये संभव था उन प्रश्नों का उत्तर देना जिनका जवाब डार्विन के पास भी नहीं था, कि कैसे 4 टांगों वाले जानवर मछली से ही उत्पन्न हुए होंगे। कोई 32 करोड़ साल पहले एक टेक्टैलिक की जैसी मछली शिकार होती थी, शिकारियों की। लेकिन इसके हॉक्स जीन्स में बेतरतीब हुए कुछ बदलावों से इसके फिन का बदलाव कुछ ऐसी संरचना में हो गया जो कि हाथों जैसी थी। इसकी वजह से टेक्टैलिक अपने आप को रेंग रेंग कर पानी से बाहर सूखी जमीन पर ला सकती थी, खतरे से बचने के लिए। यहां उसे एक नई दुनिया जो पेड़ों एवं मच्छरों से भरी हुई थी मिली, वो जगह जहां वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती थी। ऐसी दुनिया जो हाथ पांव वाले जीवों के लिए बहुत उचित जगह थी। इस तरह करोड़ों सालों में ये नए अंग वानुषिक प्रक्रिया के कारण विकसित हो गए, बदलते गए और बिल्कुल भिन्न प्रकार में तब्दील हो गए। कुछ दौड़ने के लिए ज्यादा अनुकूल हो गए, दूसरे उड़ने के लायक, कुछ खोदने के लायक, कुछ लटकने के लायक। इस तरह 4 टांगों वाले जानवर दुनिया भर में छा गए, अनेकों अनेकों प्रकार के तरीकों से। और ये सब सिर्फ पुरातन काल के छोटे से जीन्स के समूह में थोड़े से बदलाव भर से। हमारी समझ को इस मुकाम तक लाना डीएनए के बारे में हमारी नई जानकारी का ही कमाल है। ऐसे जीन्स जो शरीर के अंग बनाते हैं, जीन्स जो स्विच हैं बॉडी जीन्स को ऑन या ऑफ करने के लिए, और इनसे अलग दूसरे जीन्स जो इन स्विचेस को ऑर्डर देते हैं। और इस तरह ये सारे जीन्स एक दूसरे के साथ गजब के आपसी तालमेल से इतनी हैरानी भरी विविधता वाले प्राणियों की रचना कर पाते हैं। और ये सच में ऐसी बात है जो डार्विन कभी नहीं जान पाया था। लेकिन क्या ये विज्ञान इस मौलिक प्रश्न का भी उत्तर दे सकती है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें इंसान बनाती है? शायद हाँ। इंसानों में सबसे हैरानी भरी खासियत यह है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मुझे इसी बात का अचरज है कि हम सनक में कुछ भी कर जाते हैं। आप दुनिया में चारों तरफ देखो तो इंसान अगर कोई भी अजीब और लुभावनी हरकत करने के लायक है तो कोई ना कोई वो करता हुआ मिल ही जाएगा। और जब हम ये सब हरकतें देखते हैं तो एक ही प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या चीज हमें इतना खास बनाती है। इस प्रकृति में इंसान के दिमाग की उपलब्धियों का वाकई अपना एक अलग स्थान है। हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसे चिंता लगी रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। सजा देते हैं अगर किसी ने दूसरों को चोट पहुंचाई है, पेंटिंग बनाते हैं, संगीत, इमारतें, विज्ञान को समझना, दवाइयां, कंप्यूटर, और सिर्फ हम ही हैं जो लाखों की जान सिर्फ एक बटन दबाने भर से ले सकते हैं। इसलिए तो इस बात की हैरानी नहीं होती कि हम इंसानों को हजारों सालों से दूसरे जानवरों से अलग मानते हैं, उनसे बढ़िया, और ये कि भगवान ने हमें अपने ही जैसा दिखने वाला बनाया। पर बाद में डार्विन ने निष्कर्ष निकाला भ्रूणों के कान के पास के कटाव को देखकर कि इंसानों की उत्पत्ति एक मछली से हुई।
लेकिन जब उसने हमारी रिश्तेदारी कुछ ज्यादा पास के जानवरों से बतानी शुरू की तो वाकई ही बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले बैठा था। डार्विन की अपनी यात्रा से वापस लंदन आने के कुछ ही दिनों बाद लंदन में एक जेनी नाम के ओरंगेटन को पहली बार इस तरह पिंजरे में डालकर प्रदर्शित किया जा रहा था। डार्विन तो बिल्कुल ही हैरान हो गया ये देखकर कि उसकी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों जैसी थी और उसके व्यवहार में डार्विन को कई इंसानों के व्यवहार जैसी समानताएं दिखीं। जब डार्विन ने सुझाव दिया कि इंसान बंदरों के ही वंशज हैं तो उसकी बहुत निंदा की गई। उस पर आरोप लगाया गया कि वो हमारे मूल विश्वास की धज्जियां उड़ा रहा है। इंसान की सृष्टि भगवान की शक्ल में ही की गई थी क्योंकि वो सभी जीवों में सर्वोच्च है। लेकिन आज की तारीख में उसका ये आइडिया कि हमारे पूर्वज बंदर थे को जीव विज्ञान पूर्णतः स्वीकार करता है। लेकिन इंसानी और बंदरों के डीएनए का पूरा क्रम जान जाने के कारण एक और नई पहेली खड़ी हो गई। केटी पॉलेड चिंपैंजी के डीएनए की एक्सपर्ट हैं। हमारे और बंदरों में इतना बड़ा ना छुपा सकने वाला फर्क देखकर तो यही मन में आएगा कि दोनों के डीएनए में भी बहुत सारा फर्क होगा। लेकिन तथ्य यह है कि दोनों के डीएनए लगभग 99% एक हैं। सिर्फ 1% का ही फर्क है हमारे और चिंपैंजी के डीएनए में। अब ये रहस्य नहीं है कि इतने प्रकार के जीव जंतु आपस में क्यों जुड़े हैं, बल्कि एक जैसे डीएनए होते हुए भी जीव जंतु इतने भिन्न क्यों हैं। और ये डार्विन भी नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों के उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं और एक जवाब उजागर होने लगता है जब हम इंसानों के सबसे महत्वपूर्ण अंग के जीन्स का अध्ययन करते हैं, हमारे हाथ। इंसानों का हाथ तो एक चमत्कार ही है, महीन से महीन काम करने वाला, और इसके जैसा दूसरा अंग कुदरत में दूर दूर तक नहीं दिखता। और ये हमें अद्वितीय काबिलियतें देता है। किसी एक काम को बिल्कुल आखिरी पैमाने तक सटीक अंजाम देना। इस खासियत का एक ही राज है, हमारा अंगूठा। हमारे हाथ की कई खासियतों में एक खासियत ये है कि हम अपने अंगूठे से सारी उंगलियों को छू सकते हैं। इससे हम चुटकी बना सकते हैं, जिससे सूक्ष्म काम भी किया जा सकता है। और इस खासियत की वजह से हम चीजों को ताकत से जकड़ सकते हैं। जब आप गेंद उठाते हो तो उंगलियों से उसे दबाते हो, और हम बहुत ताकत से इसे जकड़ने में समर्थ हैं, जो बेहतर है एक तेज बॉल फेंकने के लिए। हमारा हाथ हमारे निकटतम रिश्तेदार चिंप से इतना अधिक कुशल क्यों है, यही पता लगाना जिम न्यूनैन का येल यूनिवर्सिटी में काम है। उन्होंने डीएनए के उसी 1% हिस्से को खंगालना शुरू किया जो कि चिंपैंजी में हमारे डीएनए से भिन्न था। ये जानना कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, विज्ञान की एक मूल जिज्ञासा है। इंसानों को इंसान क्या चीज बनाती है। ये एक धीमी रफ्तार वाला कार्य था। कहने को तो 1% डीएनए का ही अध्ययन करना था, फिर भी इसका मतलब 30 करोड़ अक्षरों वाली चेन में A, C, T और G को देखना था। जीनोम देखना एक बहुत बड़े शहर में घूमने जैसा है। इसलिए सिर्फ जीनोम को देखकर यह पता लगा पाना कि कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, नामुमकिन है। लेकिन काफी कोशिश के बाद आखिर उसे इंसान के डीएनए में कुछ मिला, एक क्रम जो चिंपैंजी के डीएनए की तुलना में 13 जगह भिन्न था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसको पता ही नहीं था कि डीएनए का ये हिस्सा क्या काम करता था। यही पता लगाने के लिए उसने इसे एक चूहे के भ्रूण में डाल दिया, और इस जीन ने क्या काम किया ये जानने के लिए इसके साथ एक दूसरा ब्लू कलर पैदा करने वाला जीन लगा दिया। इस तरकीब से उसे दिख जाएगा कि उस जीन ने भ्रूण के किस हिस्से में काम किया, और जब भ्रूण विकसित हुआ तो पता लगा कि डीएनए का वो हिस्सा भ्रूण में लगभग सब जगह सक्रिय था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि ये जीन विकसित होती हथेली में भी सक्रिय था।
मुझे ये देखकर तो बहुत संतुष्टि मिली। ये वाकई में अनदेखा ना कर सकने वाली तस्वीर थी। न्यूनन ने देखा कि इंसान के डीएनए का वो हिस्सा चूहे के विकसित होते हाथ व पांव के अंगूठे में सक्रिय था। ऐसा आभास हुआ कि न्यूनन ने शायद उस स्विच को ढूंढ लिया था जिसकी हमारे अंगूठे के विकास में अहम भूमिका थी, जो कि हमें इंसान बनाने के लिए बहुत जरूरी अंग है। ये वो ही ताकत व कुशलता है जो हमें पेंटिंग के लिए ब्रश पकड़ने के लायक बनाती है। औजारों का इस्तेमाल, लड़ाकू जहाज उड़ाना, हमारे विचारों को लिख कर रखना और सभी वो कार्य कर पाना जो बंदरों से हमें अलग वजूद देता है। ये तो मानना पड़ेगा कि एक कुशल हाथ होना एक बात है, लेकिन इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। हमारा दिमाग, जो कि हमें दूसरों से सबसे ज्यादा भिन्न बनाने वाली पहचान है। हमारा दिमाग विशाल है, चिंपैंजी के दिमाग से तिगुना बड़ा और बिल्कुल भिन्न संरचना वाला है। ये असाधारण संरचना कैसे बनी, ये समझे बिना हम समझ नहीं सकते कि जो हम हैं वैसे क्यों हैं। ये एक ऐसी बात है जिसका जवाब डार्विन की समझ से भी परे था। इसी कारण उसके विरोधी उसकी इंसानों की उत्पत्ति वाली कहानी से आश्वस्त नहीं थे। लेकिन अब इस प्रश्न के कुछ हिस्से का जवाब एक ऐसे स्रोत से आता लग रहा है जहां से उम्मीद नहीं थी। हैंसेल स्टैडमैन एक समर्पित खिलाड़ी और एक डॉक्टर हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके पास विकास क्रम जैसे मुश्किल रहस्य का उत्तर होगा। उसने अपनी जिंदगी मस्कुलर डिस्ट्रफी नामक बीमारी का इलाज करने में बिता दी, एक बहुत परेशान करने वाली और घातक बीमारी। उसकी ये कोशिश उसके लिए बहुत निजी है। मेरा पहला अनुभव इस बीमारी का तो कभी ना कभी होना ही था। मेरा छोटा और बड़ा दोनों भाई इस बीमारी के साथ पैदा हुए थे। ये बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज के डीएनए में एक बदलाव उसकी मांसपेशियों से रिपेयर करने की क्षमता छीन लेता है। एक आदमी जब ऐसे एक्सरसाइज करता है तो उसकी हजारों मांसपेशियों में ताकत आती है। जब वो रात को सोकर उठता है तो अगले दिन वो इसमें ज्यादा ताकत महसूस करता है। लेकिन इस बीमारी में मांसपेशियों के नुकसान की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। इसकी चाल शरीर की मरम्मत करने की क्षमता से बहुत ज्यादा होती है। बीमारी के इलाज के कंट्रोल में लगे स्टैडमैन कई 100 जीन्स का अध्ययन कर रहे थे जो बॉडी में मांसपेशियों के बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो स्टैडमैन के लिए एक सुनहरा अवसर था। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरी तेजी से चला तो हमें ये पता लग गया कि हमें उत्तर कहाँ मिलेगा। स्टैडमैन ढूंढ रहा था सभी मसल बनाने वाले जीन्स को, और जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला तो उससे उपजे विशाल तथ्यों को खंगालने लगा। और आखिर उसने ढूंढ लिया जिस चीज को वो ढूंढ रहा था, एक मसल बनाने वाला जीन जिसकी जानकारी पहले नहीं थी। लेकिन इस जीन की एक बात बड़ी अजीब थी, ये बाकी मसल मेकिंग जीन्स जैसा नहीं दिखता था। 2 अक्षर गायब थे। इस जीन से तो बीमारी होना तय था। यह तो पहले से ही पता था कि अगर आपका जीन ऐसा क्षतिपूर्ण है तो कोई न कोई खतरनाक मसल बीमारी होना लाजमी है। ये तो एक नई पहेली थी कि सभी इंसानों में ऐसा जीन क्यों मौजूद है जो क्षतिग्रस्त दिख रहा है। शायद ये तो इन तथ्यों में ही साफ तौर पर गलती है। स्टैडमैन ने कुछ ज्यादा गहराई से अध्ययन करने का फैसला लिया और किसी और इंसान के डीएनए को देखना शुरू किया।
विभाग की तरफ से मैं कबूल करता हूं कि कुछ प्रयोग पहले खुद पर ही करते हैं। ऐसा अधिकतर सुविधा की वजह से करते हैं। आप अपने मुंह में रुई भरो और कुछ खुद के डीएनए काम के लिए इकट्ठा कर लो। और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसके खुद का जीन भी ऐसा ही क्षतिग्रस्त था। मैं देख रहा था उसे अपने खुद के जीन में। मुझे लगा कि मुझे कोई मांसपेशियों की बीमारी है जिसकी जानकारी मुझे खुद को नहीं है। तो मैंने निश्चय किया कि लैब के दूसरे सदस्यों में भी ये देखना लाभकारी रहेगा। कुछ और मुंह से जीन्स लिए गए और बाद में जब इन सभी डीएनए को देखा तो हर आदमी के उसी डीएनए और उसी जीन में ये खराबी मिली। तो अब हम एक नई पहेली के साथ थे। ऐसा पता लगा कि हर इंसान में यही क्षतिग्रस्त जीन मौजूद हैं, लेकिन जब उसने उसी जीन को बंदरों में देखा तो उनका जीन बिना क्षति वाला बाकी सब मसल बनाने वाले जीन्स जैसा था। ये इतना बड़ा फर्क क्यों था? ये जीन एक प्रजाति को ऐसा करने में समर्थ बनाता था जो कि दूसरी प्रजाति नहीं कर सकती थी। स्टेडमैन ने इस जीन का दुनिया भर के बंदरों में अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि ये जीन एक खास तरह की मसल बनाता था। वो मसल जो चबाने में काम आती है, सही से कहें तो वो मसल जो जबड़ों को बंद करने में काम आती है। हमारे इस जीन में क्षति के कारण ये निश्चित था कि हमारी चबाने की ताकत चिंपैंजी की तुलना में नाम मात्र ही थी। ये तो अपने आप में ही एक रोचक बात थी, लेकिन स्टेडमैन ने जो दूसरी बात कही वो अविश्वसनीय तो थी ही, साथ ही बहुत विवाद का भी विषय थी। उसने एक सीधा संबंध बता दिया हमारे जबड़े की ताकत और इंसानों के दिमागी विकास के बीच। स्टेडमैन की सोच कुछ इस तरह से है। इंसानों एवं बंदरों की खोपड़ी कई अलग अलग टुकड़ों से जुड़कर बनी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये भी विकसित होकर बड़ी हो जाती है। चबाने वाली मांसपेशियां उल्टी तरफ खिंचाव पैदा करती हैं और बंदर में ये खिंचाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। गोरिल्ला में ये मांसपेशियां आदमी की जांघ की मांसपेशियों जितनी ही बड़ी होती हैं, जो इस जगह स्थित होती है और इस बड़े छेद से गुजरती है। हमारे जबड़े को ऊपर नीचे हिलाने की ताकत देने के लिए हम 2 या 3 मांसपेशियों की बात नहीं कर रहे, हम 4 मसल की बात कर रहे हैं, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली है, जिसको इस जगह से गुजरना होता है ताकि जबड़े को ताकत से भिड़ सके। स्टेडमैन का कहना है कि इतनी ज्यादा ताकत के कारण ये खोपड़ी के टुकड़े कम उम्र में ही जल्दी से आपस में जुड़ जाते हैं और जिसके कारण दिमाग का विकास सीमित हो जाता है। चिंपांजी, गोरिल्ला तथा ओरेंगटन में इन खोपड़ी के टुकड़े जल्दी से जुड़कर खोपड़ी को बंद कर देते हैं। ऐसा 3 से 4 साल की उम्र तक हो जाता है, लेकिन इंसानों में ये पूरी तरह से लगभग 30 की उम्र में ही जुड़ती हैं। स्टेडमैन के अनुसार ये ही इस रहस्य की कुंजी है। हमारे जबड़े की मांसपेशियों वाले जीन में एक म्यूटेशन के कारण हमारी खोपड़ी हमारे वयस्क होने तक भी बढ़ती रहती है, जिसके कारण हमारे दिमाग के लिए ज्यादा जगह बनती है। तो इस तरह हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग ज्यादा विकसित हो पाता है। ये तो एक मूलतः नई सोच है कि हमारी मांसपेशियों के जीन में कुछ तरह का बदलाव हमारी पहचान का कारण बन गया और हमारी एक सबसे अलग प्रजाति के रूप में विकास को संभव कर गया। और शायद इसके बिना तो हम आज जहां हैं वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन एक बड़े दिमाग के लिए जगह होना एक अलग बात है, पर दिमाग को इतना बड़ा हो जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो जानना अलग बात है। इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश क्रिस वॉल्स कर रहे हैं। इन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस बात का अध्ययन करेंगे जिसको डार्विन भी नहीं जानते थे।
मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी वंशानुक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन करूंगा। मैं तो एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी रुचि दिमाग में और बच्चों में जिनको दिमाग की बीमारी थी। कोई भी हमसे ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हो सकता कि कैसे दिमागी बीमारियों वाले बच्चों के केस करते करते हम इस रुचिपूर्ण वंशानुक्रमण जैसी पहेली से जुड़े प्रश्नों तक पहुंच जाएंगे। Sometimes when he gets startled, it'll go up fast, like, but then he calms himself right back down. वॉल्श एक दुर्लभ बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, माइक्रोसेफली। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का दिमाग सामान्य से आधा ही बढ़ पाता है। इस बीमारी का बच्चों पर अत्यंत घातक प्रभाव होता है। उनकी दिमागी क्षमता पूरी तरह से घट सकती है। इसी कारण वो पूरी भाषा नहीं सीख पाते और स्कूल जाने लायक नहीं रह जाते। ये बीमारी सिर्फ बच्चे की जिंदगी ही नहीं खराब करती, पर पूरे परिवार, खास करके माँ बाप की जिंदगी दूभर बना देती है। इसी वजह से मायूस परिवार को इस बीमारी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है, खास करके ये क्यों हुई। वॉल्श के अध्ययन का शुरुआती उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना था जिनके जीन से ऐसे बच्चे पैदा होने की संभावना थी ताकि वो अपनी जिंदगी प्लान कर सकें। हम उन परिवारों के लिए पूर्वानुमान कर सकने वाले टेस्ट को सुलभ बना पाए ताकि अगर वो और बच्चे होने की तैयारी कर रहे हों तो हम उन्हें समय रहते बता पाएं कि होने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है या नहीं। सबसे पहले वॉल्श को यह निश्चित करना था कि विशाल मानव जीनोम में कौन सी जगह माइक्रोसेफली पैदा करने वाले जीन्स को ढूंढें। तो उसने डीएनए के एक खास एरिया पर ध्यान दिया जिसके बारे में दूसरी रिसर्च ने सुराग दिया था, जो दिमाग की कोशिकाएं कैसे विभाजित और कब बड़ी हो जाएंगी को कंट्रोल करता है जानवरों में, जैसे कि फ्रूट फ्लाई और चूहे। ये जीन कई बहुत मौलिक फैसले लेने वाला दिख रहा था कि कब दिमाग बढ़ना शुरू होएगा और कब वो जरूरत के अनुसार पूरा आकार हो जाएगा। तब उसकी टीम ने उस जीन का अध्ययन उन परिवारों में करना शुरू कर दिया जहां किसी को पहले वो बीमारी थी, और वाकई उन्हें कुछ दिखा। एक जीन जो दिमाग को बड़े होने का निर्देश देता था, और महत्वपूर्ण ये था कि वो अधूरा था। वॉल्श ने इस खोज को दूसरे रोगियों में भी जांचने का निश्चय किया। एक बार जब ये जीन हमें मिल गया तो हमने सभी परिवारों में इस जीन की श्रृंखला को जुटाना शुरू किया, और एक के बाद एक हर परिवार में हमें वो ही अधूरा जीन मिला जो कि अब अपना काम करने के बिल्कुल लायक नहीं रह गया था। उसने कुछ 21 प्रकार के अलग अलग म्यूटेशन देखे जिनके कारण माइक्रोसेफली बीमारी होती है। लेकिन चाहे कोई भी खराबी हो, इन सब से दिमाग का विकास बहुत ही कम उम्र में थम जाता था। वॉल्श को अब पूरा यकीन था, उसने उस जीन को खोज लिया था जो इंसान के दिमाग को बड़ा करता था। अब उसने सामान्य इंसान में इसी जीन के प्रकार की एक सामान्य चिंपैंजी के उसी जीन से तुलना शुरू कर दी, क्योंकि वो हमारे निकटतम पूर्वज हैं। और जो उसने ढूंढा वो पूरी तरह से हैरान करने वाली बात थी। इंसानों के इस जीन और चिंपैंजी में पाए जाने वाले इस जीन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं था। श्रृंखला के बहुत लंबे हिस्से में म्यूटेशंस हो रखे थे, और ये भी लग रहा था कि ये म्यूटेशंस हमारे इतने बड़े दिमाग के विकसित होने का कारण हुए होंगे। और ये खोज सिर्फ वॉल्श द्वारा अपने मरीजों का अध्ययन करने से ही संभव हुई। मेरे ख्याल से हमारे लिए जो एक बात अनोखी थी वो ये कि कैसे किसी बीमारी की वजह जानने के चक्कर में हम अनजाने ही ऐसी जगह पहुंच गए जो इंसानों के एवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन ये तो हमारी एक शुरुआत भर ही है इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश में। ये विज्ञान अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आकर्षित कर रहा है। वैज्ञानिक जो कई विद्याओं में परंपरागत हैं, जिन्हें देखकर डार्विन भी प्रसन्न हुए होंगे। केटी पॉलर्ड एक जीवों के आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक है जो नंबरों में ही अपनी जिंदगी बिताती हैं।
मुझे अपने काम के कारण कंप्यूटर पर जोड़ तोड़ करते रहना, नए नए सॉफ्टवेयर लिखते रहना, ये सब बहुत पसंद है। और यह सब करने के पीछे की वजह है उस प्रश्न का उत्तर जानना जो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, हर इंसान भी उत्सुक है जानने के लिए। वो है कि हमें इंसान क्या चीज बनाती है। पॉलर्ड ने एक बहुत महत्वाकांक्षी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है जिसका काम डीएनए के उन हिस्सों को उजागर करना है जो बंदरों तथा अन्य जानवरों में तो एक जैसे हैं, लेकिन इंसानों में बहुत भिन्न। इस तरीके से वो डीएनए के उन हिस्सों को अलग कर पाई हैं जो इंसानों को इंसान बनाते हैं। इस 1.5 करोड़ अक्षरों की श्रृंखला जो कि हमारे और बंदरों में फर्क है, में से हमें यह पता लगाना है कि कौन कौन से फर्क महत्वपूर्ण है। तो हम उन जगहों पर देख रहे हैं जहां चिंप का डीएनए हमारे से फर्क है लेकिन दूसरे जानवरों से नहीं। वो भी देख रही हैं डीएनए के उन हिस्सों को जिनका संबंध इंसान के दिमाग से है। दिमाग ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा बदली इंसानों के विकास के दौरान। यह बदलाव उसकी जटिलता व साइज दोनों में थे। तो जब हमने डीएनए के उन भागों का अध्ययन शुरू किया जो हमें इंसान बनाते हैं, तो हमने खास ध्यान दिमाग से जुड़े हिस्सों पर रखा। ये तो नंबरों से सेंस निकालने का लगभग दुस्साहस कार्य था जब उसने इंसानों और चिंपैंजी दोनों के डीएनए की श्रृंखला को कंप्यूटर में डाला। हमने मूल रूप से कई सारी हार्ड डिस्क ली और उन्हें आपस में जोड़ दिया, एक के ऊपर एक। इस तरह हमने वो काम पूरा कर दिया जो एक घर के कंप्यूटर में 35 साल में पूरा होता। और उसी दिन शाम तक उनके पास वो सारी श्रृंखलाएं जिनमें आदमी और चिंपैंजी के डीएनए भिन्न थे, उन फर्कों को चिन्हित कर दिया था। और महत्वपूर्ण तौर से कई फर्क जीन्स में ना होकर उनके स्विचेस में मिले। आखिर यह देखने को मिला कि अधिकतर फर्क मूल जीन्स में ना होकर उनके स्विचेस में थे। वो स्विचेस जो डीएनए के हिस्से हैं और पास के जीन को स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। यह बताते हैं जीन को कि कहाँ हमारे शरीर की किस कोशिका या मांस के हिस्से में किस समय और किस स्तर पर काम करना है। एक और बात इससे ज्यादा दिलचस्प थी इन स्विचेस के बारे में जानने की। इन जीन्स की एक बहुत बड़ी संख्या आधे से ज्यादा दिमाग से संबंधित थी। पॉलर्ड के काम में डीएनए का एक खास टुकड़ा अलग स्थान रखता था। ये जीन इंसानी दिमाग में एक महत्वपूर्ण हिस्से को भ्रूण में विकसित करने के कार्य में ज्यादा सक्रिय था, यानी हमारा भेजा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स सलवटों वाली दिमाग की बाहरी सतह को कहते हैं। ये हमारे उन सब लक्षणों के लिए महत्वपूर्ण है जो हम मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करते वक्त बताते हैं, जैसे भाषा, संगीत और गणित। जब उसने चिंप के डीएनए में उस जीन को देखा और उसकी तुलना मुर्गे के जीन से की, तो ये सिर्फ 2 जगह फर्क था। लेकिन इंसानों के जीन से ये 18 जगह फर्क था, जो कि एक बड़े पैमाने का म्यूटेशन था। ये तो हमारे लिए कितना बड़ा यूरेका वाला क्षण था। तो ये एक और आकर्षित करने वाला सबूत था जो बता रहा था कि कैसे डीएनए ही हमें इंसान की खूबियों वाले लक्षण देता है। अब हम जानते हैं कि डीएनए अनेकों तरीकों से काम करते हैं, जैसे जीन्स जो हमारे हाड़ मांस बनाते हैं, जीन्स जो इन जीन्स को ऑन ऑफ करते हैं, और डीएनए की वो श्रृंखलाएं जो इन स्विचेस को निर्देश देती हैं। और इन सब के मिलकर काम करने के तरीके को देखकर अब हम बता सकते हैं कि कैसे इन जीन्स में छोटे से बदलाव भर से ही जंतुओं में विशाल बदलाव हो जाते हैं। निचोड़ तो यही है कि आप बहुत विशाल बदलाव कर सकते हैं सिर्फ इन स्विचेस में थोड़ा सा बदलाव करके। 1-2 डीएनए के अक्षरों में बदलाव होने भर से ही जीवों में गंभीर परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस तरह डार्विन की वो आखिरी पहेली कि कैसे इंसान बंदरों से इतने निकट के वंशज हो सकते हैं और फिर भी उनसे इतने फर्क अब धीरे धीरे सुलझ रही है।
डार्विन द्वारा जीवों की उत्पत्ति के महासिद्धांत के प्रकाशित होने के 150 साल बाद आज वैज्ञानिक उस विरासत को बहुत ही अद्भुत तरीकों से आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे विचार में अगर डार्विन आज होते तो वो बिल्कुल अचंभित हो जाते, बेहद प्रसन्न और शायद भावुक भी, ये देखकर कि उनका सिद्धांत अब कितना विशाल हो चुका है। अब हमारी समझ कितनी बढ़ गई है ये जानकर तो वो हवा में ही उड़ने लग जाएंगे। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन इससे ज्यादा संतोष उन्हें ये जानकर होगा कि आज हम जो भी कुछ जान पाए हैं वो उनके सिद्धांत की पुष्टि करता है। मेरे विचार में डार्विन बहुत प्रशंसा करने लायक वैज्ञानिक है और वाकई उनका पर्व मनाया जाना चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं सोचती कि उनका वंशानुगत विकास का सिद्धांत एक आखिरी पड़ाव था, बल्कि वो एक नई यात्रा की शुरुआत थी। हालांकि उन्होंने इस सिद्धांत की सभी महत्वपूर्ण रूपरेखाएं बता दी थी, लेकिन हमने ढूंढ लिया है जिसकी वो भी कल्पना नहीं कर पाए होंगे। आज जब हम उनका 200वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके महान सिद्धांत का 150वां, अभी भी बहुत कुछ समझना पूछना बाकी है पृथ्वी पर इस अंतहीन जीवों की विभिन्नता के बारे में। और जब हम जी तोड़ से इस कोशिश में लगे हैं तो इससे नई दवाइयां व इलाज तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में हमें मिलेगी एक ज्यादा अच्छी समझ अपने आप के बारे में।